तो एक नया दिन और इस हफ्ते का आखिरी दिन है ये मार्केट्स का, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से दिन देखते हैं शायद थोड़ा ठीक जाना चाहिए। एक एक करके हम इवेंट्स को और क्लोज करते जा रहे हैं। एक और इवेंट था, कल देश के प्रधानमंत्री यूएस की धरती पे थे, तो वहाँ पर जो बात हुई वो साफ समझ में आ रहा है कि देखिए कैसे नेगोशिएशंस होती हैं। नेगोशिएशंस अपने चरम पर थी कल। मेरे को नहीं पता आप सब कैसे देखते हो, कल अगर आप दोनों ही नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे या उनकी स्टेटमेंट्स देखेंगे या डिप्लोमेसी देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। दोनों ही चाहते हैं, एक चाहता है मेक द इंडिया ग्रेट और दूसरा चाहता है मेक द अमेरिका ग्रेट। तो दोनों अपने अपने ग्रेट्स के चक्कर में इस समय ऐसी जगह पर आके फंस गए हैं कि जहाँ पे देखते ही बनेगा कि क्या हो सकता है। ये तस्वीर अब तक की सबसे बेहतरीन तस्वीर है 2025 की। और भी तस्वीरें होंगी बट अभी तक की ये सबसे बेहतरीन तस्वीर जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दो देश, दो बड़ी इकॉनमीज एक्चुअली में आपस में हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नेगोशिएशंस की बात भी चल रही है, दोनों के ही मन में चल रही है। इस सब पे तो अच्छे से चर्चा होगी। मेरे दोनों सहयोगी आशीषा और अभिषेक मेरे साथ बने रहेंगे अगले 2.5 घंटे के लिए, ताकि मेहमानों को जोड़कर इस ट्रिगर को तो हम समझेंगे ही समझेंगे, बल्कि और जो मार्केट्स के अंदर के ट्रिगर हैं वो सब भी जानेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ से सब लोग डरे थे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी तो 86 पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अंदर की बात ऐसी है कि जिससे कि गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है। इस सब पे आराम से चर्चा करेंगे। 4 ट्रिगर्स आपकी स्क्रीन पर एक बार आ जाएंगे, फटाफट से ले आइएगा। उसमें कुछ अर्निंग्स का ट्रिगर होगा, ग्लोबल मार्केट्स का ट्रिगर है, और साथ ही साथ ट्रिगर्स ये भी रहेगा कि आज वैलेंटाइन डे भी है। आप उसको मनाएं, जो लोग मानते हैं वो मनाएं, जो लोग नहीं मानते वो नहीं मनाएं। ठीक, पीएम मोदी की ट्रम्प से हुई है मुलाकात, तो बहुत सारी चीज़ें ओपन एंडेड भी छोड़ी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लोज भी की गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में से एक है। 343 अंक बढ़ा है इस समय डाउ जोन्स का फ्यूचर्स, और साथ ही गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एफआईज ने लगातार 7वें दिन बेचा है। एक्चुअली में 7वां दिन बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 7 दिन पहले एक दिन की खरीदारी आई थी, अदरवाइज तो आप 40 दिन से बेच रहे हो। ठीक, दूसरा, हिंडाल्को के मिले जुले यूबीएल के नंबर्स भी आए हैं और मनापुरम के कमज़ोर नतीजे आए हैं। ध्यान रखा जाए, मनापुरम इकलौती ऐसी कंपनी है जो पिछले 4 दिन से एफ एंड बैन में भी है, यानी कि नंबर्स आने से पहले, नंबर्स आने के बाद अभी तक स्टिल इन द बैन है। तो इसलिए एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इस शेयर के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगी। 4 अहम ट्रिगर हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। अब आशीषा जरा कार्यक्रम को बढ़ा रही हैं आगे, और जरा ग्लोबल मार्केट ये सारा सेटअप वेटअप हम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए, ग्लोबल बाजारों पर ही सबकी नज़र रहेगी। और इसके अलावा कल जैसे हमने बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, और वहां से बड़े कमेंट्री और बड़े बयान निकल कर आए, स्पेशली टैरिफ्स को लेकर, जहां पर अमेरिका अभी भी कहता है कि इंडिया एक बड़ा अब्यूज़र है टैरिफ्स का और रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे। इनफैक्ट इंडिया पर ही नहीं, ग्लोबली सभी देशों पर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएगा, और जितने टैरिफ्स अमेरिका पर लगाए जाते हैं उतने ही टैरिफ्स अमेरिका दूसरे कंट्रियों पर ही लगाएगा। तो बड़े इंपॉर्टेंट ऐलान आते हुए, और अभिषेक, बड़े कौन से ऐसे अनाउंसमेंट्स थे जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर इन पर्टिकुलर दिखेगा? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये भी है कि व्हाइट हाउस कंट्री टू कंट्री बेसिस पर एसेस करेगा कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया जाए। तो अभी ना उस पर बातचीत चलेगी। मतलब ये खबर तो आ गई कि नहीं, रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा। रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब कि जितना टैरिफ एक देश लगा रहा है अमेरिका से आने वाले सामान पर, उतना ही टैरिफ अमेरिका भी लगाएगा अगर उस देश से कोई सामान वैसा आ रहा है। तो देखते हैं कि इसको लेकर आगे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये खबर आ रही है कि कंट्री टू कंट्री बेसिस पर इसको अभी एसेस किया जाएगा। लेकिन अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, मोदी और ट्रंप के बीच में जो करार हुए हैं, सबसे बड़ी उसमें चीज़ ये है कि अभी दोनों देशों के बीच में करीब 200 से लेकर $250 बिलियन के आसपास का ट्रेड होता है। इसको अगले 5 साल में 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि दोनों देश इसको बढ़ाकर करेंगे $500 बिलियन के आसपास का। अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि भारत सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है दुनिया में, और अभी रशिया के साथ ज़्यादा ट्रेड करता है। तो ये थोड़ा सा टिल्ट होगा अमेरिका की तरफ, और इसको लेकर करार होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा एनर्जी को लेकर कोऑपरेशन बढ़ेगा।
अभी भारत जो है अमेरिका से करीब करीब $11 बिलियन के आसपास का क्रूड इंपोर्ट करता है सालाना। इसको बढ़ाने की योजना है और इसको बढ़ाकर ही अमेरिका चाहता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। एआई को लेकर, कंडक्टर को लेकर दोनों देश साथ में काम करेंगे, तो एक ये अच्छी चीज निकल के आई है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कि बहुत बड़े नेगोशिएटर माने जाते हैं ट्रेड को लेकर, बिजनेस को लेकर, उन्होंने कहा है कि मोदी मुझसे बड़े नेगोशिएटर हैं। तो कल कुल मिलाजुला कर सकारात्मक रही, लेकिन ट्रंप की पूरी कोशिश यह है कि जो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा इसको टर्म दिया गया है, और उसी लाइन पर ये बातचीत होती हुई निश्चित तौर पर देखी है मोदी ने भी कोशिश की है, काफी मतलब सकारात्मक कहेंगे इस पूरी की पूरी इस दौरे को आशीषा। और एआई को लेकर, कंडक्टर को लेकर या फिर क्रूड को लेकर जो भी डील्स हुई हैं वो ठीक ठाक लाइंस पर होती हुई दिखी हैं। सारे ऐलान सेमीकंडक्टर को लेकर, एआई को लेकर और डिफेंस को लेकर आते हुए, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी दिखेगा। लेकिन अभिषेक, इसके अलावा अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजार तो कल हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स में भी अच्छा एक्शन दिखा और सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। कि अच्छा रहा है कल अमेरिकी बाजारों के लिए सत्र, और हमने डाउ जोन्स में 300 साढ़े 300 अंकों के आसपास की तेजी देखी है। दिन की ऊंचाई के करीब जाकर डाउ जोन्स बंद हुआ है और नेस्डेक में दूसरे सत्र की तेजी रही है। करीब 300 अंकों के आसपास की मजबूती हमने देखी है नेस्डेक में। और वहां पर पीसीआई महंगाई दर के आंकड़े आए थे जो कि अनुमान के मुताबिक ही रहे। अनुमान था 0.3% बढ़ने का, लेकिन ये बढ़ा है 0.4%। तो उसको लेकर बाजारों को कोई खास चिंता नहीं रही है। एशिया की अगर हम बात करें तो कारोबार जो रहा है वो मिला जुला है। जापान के बाजार निकेई में हम 3 दिनों की तेजी को हमने थमते हुए देखा है। 200 अंक नीचे कारोबार कर रहा है निकेई। चीन के बाजार सपाट है और हैंगसेंग में करीब 300 अंकों की मजबूती पर कारोबार हम देख रहे हैं। कोरिया के बाजार की बात करें तो चौथे दिन तेजी है, हालांकि तेजी ज्यादा नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं। आज हल्की बढ़त पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कमोडिटीज में थोड़ा थोड़ा एक्शन जरूर है। देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ की बातचीत चल रही है। अभी इस चीज को लेकर आशंकाएं हैं कि कितना टैरिफ लगेगा, आगे क्या होगा, लेकिन सोने में तेजी बढ़ी है। सेफ हेवन डिमांड आई है और भाव निकल गया $2960 के ऊपर। क्रूड में एक रेंज में कारोबार हो रहा है। ब्रेंट क्रूड है $75 के ऊपर। डॉलर इंडेक्स की बात करें थोड़ी सी नरमी है, 107 के आसपास है डॉलर इंडेक्स। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी एक रेंज में है 4.53% के आसपास का। लेकिन कोई रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर कोई अभी घबराहट नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी सी आगे की बात है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी में भी करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी है। 23,200 के आसपास आकर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल संकेतों की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक, अच्छे कंस्ट्रक्टिव संकेत हैं। कोई डिस्टर्बिंग न्यूज निकल के नहीं आई है। कोई डिस्टर्बिंग न्यूज निकल कर नहीं आई है, लेकिन इसके अलावा रेसिप्रोकल टैक्स लगाए गए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। डिम्पी, आप बताएं इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर किस तरह का नजर आ सकता है। सुबह सुबह मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जहां पर ऑटो सेक्टर पर स्पेशली कुछ इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन आप बताएं आपका व्यू पॉइंट क्या होगा। देखिए, मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, रिपोर्ट्स का व्यू पॉइंट है। और दूसरा, अभिषेक जी ने मोटा मोटी आपको बात बताई है, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी जो बारीक चीज़ें हैं वो सिर्फ आपको और बताता हूँ। देखिए, इसमें नेगोशिएशन टेबल ओपन है। ये नेगोशिएशन टेबल भारत की तरफ से भी ओपन है और यूएस की तरफ से भी ओपन है। इंडिया ग्रेट अब्यूज़र है, उन्होंने ऐसा वर्ड बोला। कल इस मीटिंग के अंदर जो तस्वीरें मेरे को दिख रही थी वो साफ साफ समझ में आ रहा था कि आप ऊपर ऊपर कैसे किसी से मिलते हैं और अंदर ही अंदर आपके मन में कितना जहर है, कितना एक दूसरे के प्रति आप कितने टफ स्टांस लेना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी ना डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बैठक से पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ पे साइन कर दिया। ऐसा कुछ सोच के ही तो किया होगा ना उन्होंने भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर ये खबर थी कि 10% के आसपास का टैरिफ इंडिया के ऊपर कम से कम लगेगा। भाई, चाइना के ऊपर 15% लग रहा है तो आपके ऊपर 10% क्यों नहीं लगेगा? आप भी तो एशिया के हो, तो खुद बोलती है कि चाइना से बड़ा अब्यूजर तो इंडिया है हमारा। ठीक है, तो आप 10% के टैरिफ पे थे। अभी एवरेज टैरिफ कितना लगता है इंडिया और यूएस के बीच में, आपको पता है? वो एवरेज टैरिफ है 2.5 से 3% का, जिसमें इंडिया ज़्यादा बड़ा टैक्स देता है, मतलब ज़्यादा उनसे ले लेता है और हम उनको थोड़ा कम देते हैं टैक्स। ये बात सच है कि हम ज़्यादा उनसे टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं। आप कोई भी यूएस से सामान मंगवाओ, आपको ज़्यादा टैरिफ कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। अब ये अगर टैरिफ बनता है तो इसकी कैलकुलेशंस क्या? इसकी कैलकुलेशंस ये कहती हैं ये आके बनेगा करीब 7 से 8% का एवरेज।
जो अभी आपकी एवरेज है 3% की। आप कितना माइंड में लेके बैठे थे? आप माइंड में लेके बैठे थे कम से कम हमको 10% का टैरिफ देना पड़ेगा। टैरिफ के कैलकुलेशन से कहती है कि आपके पैसे बनेंगे 7%। नेगोशिएशन टेबल ओपन है, उनका साफ साफ कहना है इनडायरेक्टली कि भैया आपके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, उठा के ले आओ, हमारा सामान पड़ा हुआ है डिफेंस का, आप ले जाओ। आप क्यों जाते हो रशिया के पास? क्यों अपने मेक इन इंडिया के अंदर इतना दिमाग लगा रहे हो? हम बना तो रहे सामान, आप आओ हमसे सामान ले जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा होता है, देख लीजिएगा आप, आगे चल के भी एक बड़ी डिफेंस डील यूएस के साथ जरूर होगी। इससे जो टोटल इफेक्ट है, जो 7 से 8% की कैलकुलेशंस है, वो 1 से 1.5% और गिर जाएगी। फिर आगे चल के भारत अपने आप एक प्लान बनाएगा, वो प्लान ऑलरेडी पहले से ही प्लेस्ड है, पता है, और बहुत डिस्क्रिप्शन भी हुई है कि भाई 7 से 8 सेक्टर ऐसे निकालेंगे जहां पे यूएस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, उसको एक्सपोर्ट करना है तो करने देते हैं। इंडिया के अंदर हम ड्यूटीज के स्ट्रक्चर को नीचे कर देंगे। भाई ड्यूटी का स्ट्रक्चर नीचे होगा तो आपका भी ड्यूटी का स्ट्रक्चर नीचे हो जाएगा वहां पे। तो कुल मिला के इफेक्टिव टैक्स बनेगा 5-5.5% का, तब भी आप जीत जाओगे। ये सारी कैलकुलेशन अंदर की कैलकुलेशन है। और मैं बता दूं, ये दोनों को दोनों बहुत ही टफ नेगोशिएटर है। अगर वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो यूएस के बारे में सोच सकते हैं, तो ये भी गुजराती मानूस है बॉस, ये भी ऐसे नहीं उठेंगे टेबल से। तो इसलिए ये बात सच है कि नेगोशिएशंस आगे चल के और भी होंगी। ये जो मैटर है ये आज तो खुला है, बंद नहीं हुआ, ये तो खुला है एक्चुअली में। हाँ, एक किस्म से आप ये बोल सकते हैं कि खतरा टल गया। जो भी आप 10% की कैलकुलेशन समझ के चल रहा था, मार्केट भी जानता था कि 10% की कम से कम कैलकुलेशंस आएंगी, वो कैलकुलेशंस कम हो गई हैं। तो ये अंदर की बात है, मोटा मोटी बात अभिषेक जी ने आपको बता दी है। तो मेरे को बस इतना ही पॉइंट रखना था, वो मैंने अपना रख दिया। और दोनों ही काफ़ी अच्छे नेगोशिएटर्स हैं। और कल सुबह जब हमने आपसे बात की थी डिम्पी, आपने बताया था कि मोदी जी भी इंडिया से डेफिनेटली कुछ लेके गए हैं जो टेबल पे रखा जाएगा। और टैरिफ पर काफ़ी चर्चा हुई और मोदी जी की कमेंट्री भी निकल कर आई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जो अमेरिका का फोकस रहा है, वैसे ही मेक इंडिया ग्रेट अगेन का भी फोकस रहेगा। और भारत ने ही पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया है, मेक इन इंडिया पर फोकस किया है। तो ये भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या दोनों ही पार्टीज अपने देशों पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन इससे बड़े टेक अवेज क्या होंगे इंडिया के लिए? क्योंकि एक पोस्चरिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, आप उनके यहाँ पे गए, उन्होंने मोदी जी से हाथ मिलाया, गले मिले, उन्होंने सब कुछ किया, वो फिर एलॉन मस्क से मिल के आए। एलॉन मस्क की मीटिंग में आपने देखा होगा, उनके 2-3 बच्चे भी थे इस मीटिंग में। जब देश के 2 बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहे हो, चलो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप कोई माफ़ कीजिए, वो तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं, लेकिन एलॉन मस्क फिर जब अपनी फैमिली के साथ मिले तो 3-4 बच्चे उस बैठक में थे, है ना। तो जब भी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत साफ साफ बताने की है कि बॉस देखिए आप आए हैं, मोस्ट वेलकम, आप आना चाहते हैं। और एक बात बता दूं, देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो तीसरे सबसे बड़े नेता हैं। इससे पहले जस्ट 2 दिन पहले, 2 दिन भी क्या, 48 घंटे पहले जॉर्डन के राष्ट्रपति भी उनसे मिल के गए थे। खैर उनकी अलग प्रॉब्लम थी, वो तो फिलिस्तीन वाला मैटर था, लेकिन बिजनेस डील के लिए जो आदमी सबसे पहले उनसे मिलने के लिए आया, वो देश के प्रधानमंत्री मिलने के लिए आए। इससे पहले इजराइल के नेतन्याहू भी गए, फिर जापान के भी प्राइम मिनिस्टर गए, लेकिन एक बिजनेस डील के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आदमी सबसे पहले पहुंच गया, वो देश के प्रधानमंत्री पहुंचे। तो इसलिए इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। दूसरा, नेगोशिएटर अच्छे हैं, इसलिए इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और जो स्टेटमेंट है मीगा मेगा मोगा, ये सिर्फ एक पोस्चरिंग स्टेटमेंट्स है। देश के प्रधानमंत्री एआई को कम से कम 6 बार बता चुके हैं, एआई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एआई का मतलब क्या होता है, एआई का मतलब क्या होता है, एआई का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट जैसा समझिए आप। मार्केट के लोगों को ये सब समझ में आता है। मार्केट के लोग क्या जानना चाहते हैं? मार्केट के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम हायर द टैक्सेस है या लोअर द टैक्सेस है। तो आप ये मान के चलिए, आप 10% के टैक्सेस वाली जगहों पर अभी आप 5.5 से 6% के एवरेज टैक्सेस पे खड़े हो। आगे चल के नेगोशिएशन होता है तो और डैमेज कम हो जाएगा। ये डैमेज कंट्रोल की बैठक थी और कोई बैठक नहीं थी। मेरे को इसमें और ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, और ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। आशीष, आप अगला सवाल पूछे, उससे पहले मैं ही आपको बता देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा क्या कह रहा है, और मैं दोनों का जरा क्लब कर दूंगा ताकि मेहमानों को हम ज़्यादा वेट ना करवाएं। निफ्टी के अंदर अगर आप पोजीशंस चेक करेंगे मार्केट्स की, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। अच्छा, ये क्या बैठक से पहले का ऐसा मैटर था? नहीं, बैठक में तो सब कुछ साफ ही हो रहा था कि भाई दोनों नेगोशिएट करेंगे ही करेंगे। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये मैंने कई बार के, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा नेगोशिएट करते हैं, दुश्मनों के साथ बिल्कुल नहीं करते। उन्होंने एक बार चाइना के बारे पर बोला था कि हम 15% आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। चाइना ने बोला आप लगाओगे, हम भी लगा रहे हैं। उसके बाद से आप 10 दिन हो गया, आपने कभी चाइना और यूएस का कभी बात तक नहीं सुनी होगी कि इनके टैरिफ की कोई बात हो रही है। हाँ, इंडिया के ऊपर हो रही है, मैक्सिको के ऊपर, ब्राज़ील के ऊपर हो रही है, और कई कंट्रीज़ के ऊपर हो रही है।
तो बीइंग एज एन दोस्त हमको और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, और मोदी जी तो वैसे भी उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो इसलिए टफ नेगोशिएटर तो बनना पड़ेगा। ये आपने जो नंबर चलाए हैं, ये एक DIs के कैश मार्केट में काफ़ी हद तक उनकी 60% की लॉन्ग पोजीशंस हो चुकी हैं। FIs की जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो करीब करीब आके बन रही हैं 15% अराउंड, और रिटेल के पास करीब करीब 71% का लॉन्ग पोजीशंस हैं। कोई डाटा में मेजर चेंजेस नहीं है, नंबर्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। सपोर्ट अगर आप वगैरह चेक करना चाहें तो आपके पास सपोर्ट पूरी तरह से बना हुआ है। मार्केट के पास 23,000 का सपोर्ट है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट 49,000 का है। लेवल्स आप कब पार करेंगे, मैंने दोनों लेवल्स आपको एक्सट्रीम के बताए हुए हैं, 23,800, 50,800। जब तक ये दोनों लेवल्स आपसे पार नहीं होंगे तब तक आप बाइंग ऑन डिप्स वाला मार्केट्स नहीं देखेंगे, थोड़ा रुक रुक के चलेंगे। आपके 2-3 रेजिस्टेंसेस और हैं, मैं जरा वो भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 23,350, 23,450, 500 वाली रेंज, फिर 23,800 वाली रेंज। तो ये 3 रेजिस्टेंस की फेजेस हैं, एक एक फेज जब पार होगा तभी काम बनेगा। आप ऐसा नहीं कि 23,300 पे ये डिसाइड कर लेंगे कि 23,800 पे पार होगा, वो नहीं होगा, उसको करके दिखाना पड़ेगा। आप एंटिसिपेशन में नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंटिसिपेशन आपको बार बार धोखा दे रही है। आप किसी लेवल को अचीव करते हो, जैसे कल का ही दिन है, कल जब आप खुले बढ़िया चले 200 पॉइंट ऊपर तक निफ्टी आ गया था, लेकिन उसके बाद जाके हाशिर क्या हुआ, लाल निशान में बंद हुए हो आप। तो आप 200 पॉइंट ऊपर भी खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि बाजार और चलेगा। ये सेंस ऑफ अ कंफ्यूजन, ये एग्रेशन और डिप्रेशन की सिर्फ भावनाएं हैं, इसको आपको थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। हम तो 5 दिन से बता रहे हैं, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट, बस यही आपको करके रखना है। ये लेवल्स वगैरह सब आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बस एक पॉइंट मैं और बोल देता हूँ चलते चलते, इवेंट धीरे धीरे जैसे कम होते जाएंगे, कई बार अच्छी बात भी होती है, हालांकि कई बार बुरी बात है, लेकिन इंडिया के केस में कम से कम इस समय ये एक अच्छी बात है कि आप सारे इवेंट्स को क्लोज करते जा रहे हो और पिक्चर बहुत लाउड एंड क्लियर है। इसी 14-15% की लॉन्ग पोजीशंस में आपने 4-5 अहम ट्रिगर्स अपने ख़त्म कर दिए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार लाइट है, 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, थोड़ा भी पुश मिला काम होगा। ये जो स्विंग मिल रहा है ना बार बार 200-250 पॉइंट का, ये आधा गिलास खाली FIs का, इस वजह से ऐसे पानी छलक रहा है। अगर पूरा गिलास पानी का भर जाए तो कोई छलकेगा वलकेगा नहीं। इसलिए मार्केट को जब तक थोड़ा FIs का स्ट्रॉन्ग बेस नहीं मिलता तब तक कोई बहुत बड़ी रैली मार्केट में आ जाए ऐसा मुश्किल है। इसलिए जो आदमी निफ्टी और बैंक निफ्टी ले रहे हैं, कृपानाथ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप बड़ा मूव करना चाहते हैं तो भगवान से एक प्रार्थना कीजिए कि थोड़ा FIs इंडिया में वापस लौटें और आप अपना व्यू पॉइंट बड़ा रखें, और साथ ही उसके अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़े दूर दूर के रखें। ये 200, 250, 300 पॉइंट के स्विंग्स आपको मार देंगे और आपके मन और आपके दिमाग दोनों को खराब कर देंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके आ रहे हैं, यानी कि 1 से 1.5 महीने का व्यू लेके आ रहे हैं इंडेक्स में, तो फिर ये बहुत बढ़िया रेंज है एकुमुलेशन करने की। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो बॉस पहले स्विंग ट्रेडिंग सीखो, फिर स्विंग ट्रेडिंग करना, नहीं तो फिर फालतू में मारे जाओगे, फिर बाजार को खराब कहोगे। तो ये पॉइंट्स मेरे को रखने थे। संतोष मीना, आदित्य अरोड़ा, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आपका टेक, आप क्या कहना चाहते हैं सर इंडेक्स पे, फिर आपसे स्टॉक्स के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्ते डिम्पी जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए जैसा आपने बोला, बिल्कुल FI की तरफ से कोई लॉन्ग बिल्डअप 2 दिन में देखने को नहीं मिला है। बाजार भले इतना ऊपर गया हो बट लॉन्ग बिल्डअप देखने को नहीं मिला है। तो जो भी बाजार में अभी मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है वो ग्लोबल मार्केट के संकेत के बेसिस पे हो रहा है। एंड दूसरा, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वहाँ पे थोड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। और ओवरऑल अगर इंडेक्स लेवल की बात करें तो मुझे लगता है ट्रेंड अभी न्यूट्रल टू बुलिश है। एंड रिलायंस ने एक अच्छा बॉटम बनाया है कल, जो कल का लो है वो उसको अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए। जब तक वो नहीं टूटता वहाँ पे एक बाउंस बैक के बिल्कुल संकेत है। और आज सुबह ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस से भी वहाँ पे पॉजिटिव रेटिंग देखने को मिली है। तो मुझे लगता है रिलायंस बाजार को संभालेगा और उसके चलते मुझे लगता है बाजार का ओवरऑल मूड माहौल अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल बुलिश नज़रिया है बाजार पे, बाय ऑन डिप्स का नज़रिया है, और डिप्स पे एक्यूमुलेट करें, तो उस तरीके से स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से अच्छी रहेगी। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आदित्य की तरफ से। चलिए अब ये समझते हैं कि आज आपके लिए शेयरों में मौके कहाँ पर बनेंगे। संतोष, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपके आज के कॉल्स क्या हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट वॉलेटाइल है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी बन रही है। कल हमने कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम देखा, तो पहला स्टॉक मेरा इंडिगो रहेगा। कल के सेशन में इसने अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी है और वैसे भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग ही रहा है
और इसको क्रूड ऑयल की भी टेलविंड है, तो मुझे लगता है कि आज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 4500 रुपीज का टारगेट रहेगा एंड 4325 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक जो कल का एक आउट परफॉर्मर था, मुथूट फाइनेंस, में आज भी उसी के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हिसाब से स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है अभी स्पेस ओवर है रैली की, तो आज भी शायद ये कल वाला मोमेंटम जारी रह सकता है। 2380 का टारगेट रहेगा, 2290 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2280 का स्टॉप लॉस करके खरीदारी की राय मुथूट फाइनेंस पर। इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस के भी नतीजे आए थे, एफएनओ बैन में रहेगा, तो इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखिए। संतोष जी ने तो अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज दे दिए। आदित्य, आपके टॉप पिक्स आज कौन से होंगे? बिल्कुल, देखिए बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल है, इसके चलते मैंने डिफेंसिव काउंटर सिलेक्ट किया है और फार्मा सेक्टर में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। तो मेरा पहला पिक रहेगा सन फार्मा। कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेक यहाँ पे देखने को मिला है, मोमेंटम अच्छा है, तो इसको बाय कर सकते हैं सन फार्मा को 1747 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का और टारगेट रहेगा 1790 का। ये रहेगी पहली पिक। दूसरा एसबीआई कार्ड, यूजुअली एक लगार्ड की तरह ही एक्ट करता है, बट अभी कुछ दिनों से इसमें मोमेंटम काफ़ी बेहतरीन बन रहा है, तो एसबीआई कार्ड पे बुलिश नज़रिया है। 860 पे इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 810 का और टारगेट रहेंगे 910 के लेवल्स एसबीआई कार्ड्स पर नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा फार्मा सेक्टर से सन फार्मा, इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय आदित्य ने दी है। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमारे मेहमानों से आते हुए, लेकिन कई सारे नतीजे आए कल मार्केट आवर्स के बाद, किस तरह के नतीजे रहे। इसके अलावा खबरों के दम पर भी कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, लेकिन नतीजों की बात करें तो याद रखें तीसरी तिमाही के नतीजे अब खत्म हो चुके हैं। सभी 50 निफ्टी कंपनियों के नतीजे आ चुके। 15 फरवरी लास्ट डे होती है नतीजे डिक्लेयर करने की, तो सभी नतीजे आ चुके हैं। और कल मार्केट आवर्स के बाद निफ्टी कंपनियों में हिंडाल्को, इसके अलावा यूनाइटेड ब्रूअरीज, मनप्पुरम फाइनेंस जैसे कंपनियों के नतीजे कैसे रहे, शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष शाह। सबसे पहले हिंडाल्को के नतीजे पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अब बात करें तो एल्यूमिना प्राइसेस जो है उसके कारण रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिली है। डेट लेवल्स देखा जाए तो 16% सिक्वेंशली बढ़ गया है और जो कॉपर बिजनेस है वहाँ पे एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस भी देखने मिली है। अगर हम मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें, हमारा अगला स्टॉक रहेगा, तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। स्टैंड अलोन बेसिस पे नंबर्स ठीक है, लेकिन अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर्स ले तो यहाँ पे आशीर्वाद फाइनेंस जो उनकी आम है उनके भी नतीजे आए थे और यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। एनपीए की बात करें तो यहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिल रही है, यानी कि एसेट क्वालिटी में जो है थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आई है। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है अनुमान से बेहतर आया, लगभग 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि ग्रॉस मार्जिन्स में जो है दबाव देखने मिला है और हायर एड स्पेंड्स था, उसके कारण भी बॉटम लाइन थोड़ा ड्रैग हुआ है। लेकिन जो कमेंट्री होगी खास करके वॉल्यूम ग्रोथ को लेके, तेलंगाना में क्या प्राइस जो है बियर का प्राइस हाइक होगा या दिल्ली में क्या पॉलिसीज़ आने वाली एक्साइज की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री देखने के लिए किस तरह कंपनी जाता है आगे। नज़ारा टेक की बात करें तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं और याद रखिए जो नंबर्स आप कंपेयर करेंगे नज़ारा टेक का, वो कंपेरेबल नहीं होगा। इनके कुछ एक्विजिशंस आए हैं जहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्निशंस भी लिए हैं। आखिर में दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। ओवरऑल फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो है इस क्वार्टर में कहेंगे कि जो हायर डॉलर के कारण की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ी है, उसके कारण जो है मार्जिन्स में दबाव देखने मिला है। तो ये अहम जो है खबरों वाले शेयर्स जो है खासकर की रिजल्ट स्पेसिफिक, उस पर हमारी फोकस रहने वाली है। नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स, लेकिन इसके अलावा शरद कई सारी खबरें भी निकल कर आई है, स्पेशली ब्रेंट क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स, जहां पर हाल फिलहाल में काफ़ी गिरावट दिखी है। लेकिन इसके अलावा कौन से और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि OMCs जो है यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन देख सकते हैं। पेंट्स, एविएशन स्टॉक्स जो कि एक टाइप से क्रूड डेरिवेटिव वाले स्टॉक्स होते हैं, जिनका रॉ मटेरियल कॉस्ट लगभग 30 से 40% जो है इस सेगमेंट से आता है, उनमें बेनिफिट देखने मिल सकता है। थोड़ी करेक्शन भी आई है और याद रखिए ट्रंप ने जो एक इम्पॉर्टेंट बात भी कही है कि आगे जाते हुए रशिया और यूक्रेन का सीज़ फायर हो सकता है। अगर वो होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और भी गिर सकते हैं। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी बुलिश नज़रिया जो OMC इसके लिए बन रहा है। लुपिन की बात करें तो US FDA के वेबसाइट में आया है कि 2 लॉट बर्थ कंट्रोल ड्रग्स के उन्हें रिकॉल किए हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है। यूनाइटेड ब्रूअरीज नंबर्स तो थे ही, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि कंपनी जो है एक नया
ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यूपी में बनाने वाली है। इस ब्रूअरी का जो कुल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का लगभग 750 करोड़ का रहेगा और हेनिकेन ब्रांड है उस पे जो है इनकी पूरी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो यहाँ पे यूरोपियन कमीशन ने जो है मार्केटिंग ऑथराइजेशन दे दिया एक बायोसिमिलर ड्रग को लेके, नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वही हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पे 2 नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज आ रही है। सबसे पहला जो नेगोशिएशंस चल रहे थे माई विंडो के एक्विजिशंस के लिए वो अब रद्द हो गए हैं और कंपनी के CFO प्रवीण कुमार माहेश्वरी उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया है। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स की भी बात करें तो बोर्ड की अप्रूवल आई कि 1500 करोड़ रुपए वो रेस करेंगे राइट्स इशू के जरिए। वही टेक्समैको रेल की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने ग्लोबल सप्लाई सर्विसेज एग्रीमेंट किया है ट्रिनिटी रेल ग्रुप से नॉर्थ अमेरिका के मार्केट्स को लेके। आखिर में जो है पेटीएम पे भी नज़र रखेंगे, पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। पेटीएम मनी जो उनकी आम थी वहाँ पे उन्होंने सेबी की जो केस है उसको सेटल कर दिए हैं। वो टेक्निकल ग्लिच जो हुई थी रूल्स के ऊपर उस पे जो है एक सेटलमेंट देखने मिली है। तो नेट पेटीएम के लिए पॉजिटिव है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन आपको देखने मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे खबर वाले शेयर्स बताने के लिए। 2 शेयर इसमें से छांट लेते हैं और वैसे भी मार्केट के थोड़ा फेवरेट भी चल रहे हैं आजकल। फर्स्ट इज एशियन पेंट, वो इसलिए क्योंकि शेयर काफ़ी टूटा, वैल्यू बाय बनता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में ट्रेड लेना चाहते हैं। आदित्य, मैं बर्जर पेंट और एशियन पेंट को आमने सामने रख दूंगा। नोट पे छप के नहीं आएगा कि एशियन पेंट से पैसे मिले हैं बर्जर से मिले हैं, बट मैं दोनों पेंट वाली कंपनी में से किसी एक पेंट वाली कंपनी को ट्रेड लूंगा। मन कहता है कि बर्जर पेंट से जाओ, दिमाग कहता है कि एशियन पेंट पे जाओ। किसकी बात सुननी है सर? सर मन की बात सुननी है। मन कभी कभी अच्छे इशारे देता है और टेक्निकल चार्ट भी यही इशारे दे रहा है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो बर्जर पेंट की बेहतरीन है। 440 450 का काफी अच्छा इसमें सपोर्ट है। ट्रिपल बॉटम स्टॉक ने बनाया है, तो मुझे लगता है कि वही स्टॉक में जाना चाहिए जहां रिकवरी के साइंस हो। तो बर्जर पेंट रिलेटिवली बेटर कैंडिडेट लगता है यहाँ पे। ओके ठीक है। दूसरा है पेटीएम। पेटीएम वाली खबर स्क्रीन पे ले आना। संतोष सर, पेटीएम पे आपका टेक क्या है? भी पेटीएम की बात करें तो कहीं ना कहीं इसने 700 रुपए के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की है, बट इसको 800 से 825 के बीच में मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन है, तो वो क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी अगर बाउंस बैक आता है तो कल परसों का जो लो है करीबन 715 रुपए के आसपास का, वो स्टॉप लॉस लगाकर पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी की जा सकती है। क्योंकि स्टॉक अगर 800 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ तो एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है जो इसमें 880 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है। कल बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही कल बढ़िया क्लोज करके गए। संतोष सर, आपके ट्रेडिंग लिस्ट में है ये या फिर आपने इनको इग्नोर मारा हुआ है? अगर है आपकी ट्रेडिंग लिस्ट में तो आप कैसे ट्रेड कर रहे हो इनमें? अभी एक साथ सारा माल ले रहे हो कि धीरे धीरे ले रहे हो कि थोड़ा डिप आएगा तब मैं और प्लस करूंगा? और आपके टारगेट टेंटेटिवली कितनी है इसमें? यस डिम्पी मैम, जब आपके शो पे आया था तो मेरा यही कहा था कि मेरा 2025 का टॉप पिक बजाज फाइनेंस ही रहेगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, वैल्यूएशंस, कंफर्ट, 4-5 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। तो मुझे लगता है इसको तो इस लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है डिस्पाइट थोड़ी रैली आ चुकी है इस काउंटर में। बट कोई भी डिप मिलता है, कंसोलिडेशन मिलता है, तब भी खरीदारी कीजिए। करंट लेवल पर भी खरीदारी की जा सकती है। तो इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडर है तो भी मुझे लगता है अभी स्पेस है। जो अभी इसने हाई लगाया था 8650 का, वो वापस हमको टेस्ट होते दिखेगा। अगर वो क्रॉस होता है तो स्टॉक बहुत जल्दी आने वाले समय में आपको 10,000 के लेवल की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। तो इन स्टॉक को कोई भी डिप में मिलता है या कोई भी कंसोलिडेशन मिलता है तो खरीदारी करते चले, क्योंकि ये स्टॉक्स इस साल के आउट परफॉर्मर हो सकते हैं। ठीक है, तो 3-4 शेयर्स तो मैंने और आपके लिए पता कर लिए। मैं कोई भी शेयर ऐसे नहीं पूछूंगा जिसमें कहीं ना कोई बज़ है, ट्रेंडिंग है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो सीधा सीधा आपको बेनिफिट पहुंचा पाए। मैं एक्सपर्ट से वही शेयर आपके सामने रखूंगा। खैर, इस बीच ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट जानने का समय भी हो गया है। मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ताकि आपको रिपोर्ट्स वगैरह बता पाए। जिन्हें एक बार ज़रा बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। बिल्कुल, ब्रोकरेज हाउस में कई स्टॉक्स फोकस में शुरुआत करेंगे। हिंडाल्को से जो रिजल्ट्स पर फोकस रहेगा। 2 रिपोर्ट्स हैं, CLSA और JP मॉर्गन, दोनों ने ही बाय आउट परफॉर्मेंस और ओवरवेट की रेटिंग दी। CLSA का टारगेट 800 रुपये, वहीं JP मॉर्गन का टारगेट है 670 रुपये। CLSA का मानना है कि कंपनी का जो 600 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी है अपने कॉपर बिजनेस में, वो उनको आता हुआ नजर आता है। वहीं JP मॉर्गन का मानना है कि जो करंट प्रोजेक्ट्स है वो ऑन ट्रैक नजर आ रहे हैं और उसके आगे जो की फैक्टर रहेगा कंपनी के लिए वॉच आउट, वो होगा US टैरिफ जो इम्पोर्ट्स पर लगे हैं वो कैसा रहेगा।
रहेगा, वो एक की वॉच आउट फैक्टर रहेगा। इसके अलावा भारतीय एयरटेल फोकस में रहेगा। सिटी की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस है 1920 रुपये। उनका मानना है कि जो आरपू है इमीडिएट बेसिस पे 300 रुपये का, वो कंपनी ने अभी भी गाइडेंस को बरकरार रखा है। और आगे चल के जो फ्री कैश फ्लो है कंपनी के, वो एक तो कंपनी पहले प्लान करे कि जो अपना लेवरेज है, डेट है, उसको कम करे, और दूसरा शेयर होल्डर्स को पे आउट करे, जो कि पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। इसके अलावा जो कैपेसिटी इंटेंसिटी है वो भी हमें कम होती हुई नजर आ सकती है आने वाले क्वार्टर्स में। इसके अलावा सिटी की दूसरी रिपोर्ट है इंडसइंड बैंक पर। यहाँ पर भी बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 1378 का। ओवरऑल जो एमडी और सीईओ की पोजीशन पे जो रीअपॉइंटमेंट है उसके ऊपर कोई अपडेट्स नहीं है, अभी भी आरबीआई का अप्रूवल पेंडिंग है। इसके अलावा जो Q4 हम एमएफआई की सेगमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्हें नज़र आ रहा है जो एमएफआई का डिसबर्समेंट है वो ओवरऑल Q3 के कंपेरिजन में Q4 थोड़ा उन्हें अच्छा नज़र आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव नज़र आ रहा है। और ओवरऑल जब हम पीएस से कंपेयर करें तो उनको एक शील्डेड नज़र आ रहा है इंडसइंड बैंक, इसीलिए उन्हें बाय रेटिंग है। इसके अलावा रिलायंस फोकस में रहेगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 1520 रुपये। ओवरऑल देखेंगे जो करेक्शन हुई है स्टॉक में, इसके अलावा उन्हें वैल्यूएशन रीजनेबल अब नज़र आ रही है। उनका मानना है आगे जाके जो रिटेल सेगमेंट है और जो ग्रोथ टेलीकॉम में होगी टैरिफ इंक्रीज के चलते हुए, तो उन्हें वहाँ पे भी एक बेनिफिट नज़र आ रहा है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर पे फोकस रहेगी। एचएसबीसी की रिपोर्ट है, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी तीनों ही स्टॉक्स पर बाय रेटिंग है। उनका मानना है कि आगे चल के जो फ्यूल डिमांड में जो हमें रिटर्न देखने मिलेगा तो मेजर बेनिफिट्स कंपनी को देखने मिलेगा, और ये जो ओवरऑल बेनिफिट्स है जो रिसेंटली हमें मार्केटिंग कॉस्ट में जो बढ़ोतरी देखने मिली है उसको ऑफसेट करेंगे, तो ओवरऑल अर्निंग्स के लिए पॉजिटिव नज़र आएगा। इसके अलावा उनका मानना है कि जो ऑयल में प्राइस वोलेटिलिटी है वो भी एक रेड्यूस करेगी जो ओवरऑल जो रिस्क रिसेंटली हमें देखने मिला है उसको, तो इसी के चलते ऑयल एंड गैस ओवरऑल सेक्टर भी फोकस में रहेगा। ठीक है, तो रिलायंस पर रिपोर्ट, ओएमसीज पर रिपोर्ट। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अरविंदो फार्मा के शेयर से, क्योंकि कल हमने देखा था कि फार्मा शेयरों के लिए दिन अच्छा था, चौतरफा तेजी बनी थी। अरविंदो फार्मा पर एक रिपोर्ट आई, एक खबर आई है, वो ये कि यूरोपियन यूनियन में बायोसिमिलर दवा को मंजूरी मिली है। 3% के आसपास की तेजी पर कल भी ये क्लोज करके गया है। आदित्य, जरा चेक करके बताइए, अरविंदो फार्मा में किसी को अगर नई तेजी करनी हो, क्या ये लेवल ठीक रहेंगे? बिल्कुल, औरोबिंदो में अच्छी तेजी आई, बट एक सेल ऑफ भी देखने को मिला। तो यहाँ पे 1200 के जो कॉल राइटर है वो थोड़े हावी होके बैठे हैं। इसके चलते एक लेवल बेस्ड अप्रोच हम फॉलो करेंगे। 1210 के ऊपर ही स्टॉक में तेजी का नजरिया बनाएंगे। अभी चल रहा है 1180, तो 1210 के ऊपर तेजी का व्यू, और स्टॉप लॉस रहेगा 1150 का, और टारगेट रहेंगे 1250 के। 1250 के टारगेट, 1250 रुपए के टारगेट अरविंदो फार्मा के लिए। पेटीएम का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पेटीएम मनी को लेकर जो विवाद गहराया था, उसके चलते निवेशकों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, तो ये शेयर भी आज निश्चित तौर पर फोकस में रहने वाला है। एक और स्पेस की बात करते हैं, चूंकि उस पर रिपोर्ट्स आई हैं और हम देख रहे हैं कि क्रूड थोड़ा सॉफ्ट भी है, वो है ओएमसीज। क्रूड के भाव $75 के आसपास है, और ऐसे संकेत हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी सी और अपना एक्शन और बढ़ाएंगे, और शायद मध्यस्थ की भूमिका में आकर उस युद्ध को समाप्त करने को लेकर बातचीत करेंगे। क्रूड में थोड़ी नरमी और आ सकती है। एक तो ट्रिगर ये भी है, और दूसरा ट्रिगर ये है कि अमेरिका से भी उत्पादन बढ़ने की खबरें हैं, तो एक रेंज में ही रहेगा। ओएमसीज में अगर संतोष जी किसी को चुनना हो, अगर कोई शेयर चार्ट पर अच्छा जो लग रहा हो, बताइए कहां पर फोकस करें? ये सभी से आज एचएसबीसी की रिपोर्ट भी आई है, तो मुझे लग रहा है कि इनमें काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है। हिंद पेट्रो नॉर्मली आउट परफॉर्म करता है जब भी इन स्टॉक्स में तेजी आती है, स्टॉक शॉर्ट के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, तो 315 रुपए के आसपास ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 315 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हो। यहाँ से बाउंस बैक आता है तो मुझे लगता है 20 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 345 के आसपास है, वो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एचपीसीएल को लेकर ये व्यू। आदित्य, मणप्पुरम फाइनेंस के नंबर्स आए हैं, ये वीकर साइड पर हैं। उसके पहले मुथूट के नंबर आए थे, वो ठीक ठाक थे, और मुथूट ने हमने देखा कि मणप्पुरम से बेहतरीन प्रदर्शन किया भी है। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी थोड़ी चिंताएं बढ़ी हैं तिमाही आधार पर। ग्रॉस एनपीए या फिर नेट एनपीए दोनों में हल्की हल्की सी उछाल हैं। आप मणप्पुरम और मुथूट दोनों के चार्ट जरा चेक करके बताइए क्या करने की जरूरत है। क्या मणप्पुरम से निकल जाए अगर किसी के पास हो तो? बिल्कुल, देखिए, मुथूट फाइनेंस के चार्ट बेहतरीन लगते हैं। अगर हमको सिर्फ टेक्निकली स्टडी करना हो तो मुथूट के ज़्यादा अच्छे चार्ट लग रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव नज़रिया रहेगा।
2317.80 में यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2230 का और टारगेट रहेंगे इसमें 2430 के। 430 के टारगेट होंगे। मुथूट फाइनेंस के लिए 2317 रुपए पर इसने क्लोजिंग दी है। यूनाइटेड ब्रूवरीज को लेकर एक खबर आई है संतोष जी, हालांकि शेयर में हमने काफी उठापटक देखी है यूबीएल के शेयर में, लेकिन यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक नए प्लांट पर 750 करोड़ रुपए का कंपनी निवेश करने जा रही है, तो एक्सपेंशन वाले मोड में है। यूबीएल कल भी हमने देखा कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग दी है, 1.25% शेयर गिरा है कल, और वैसे भी काफी उथल पुथल हमने देखी है। क्या करना चाहिए यूबीएल के शेयर में? ये सब अभिषेक, मुझे लगता है थोड़ा सा वॉच कीजिए। नतीजे मिक्स आए हैं और स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। 2000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी, ऑप्शन बेस भी, और यहीं पे एग्जैक्ट इसका 100-200 मूविंग एवरेज आ रहा है। तो अगर ये 2000 का लेवल बचाने में कामयाब हुआ कमजोर नतीजों के बावजूद भी, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक तेजी बन सकती है। ऊपर में अगर 2080-2100 का लेवल क्रॉस होता है तो इस स्टॉक में हमको फिर से जो 2260 तक की हमने रैली देखी थी अराउंड बजट के आसपास, तो वो देखने को मिल सकती है। तो वॉच कीजिए, अगर ये 2000 बचाने में कामयाब हुआ तो आप लॉन्ग साइड पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, यूबीएल को लेकर ये व्यू, 2000 का अगर लेवल बचा तो फिर आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। वेट एंड वॉच की सलाह। एल्को के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए। याद रखें नोवेलिस जो उनकी होली ओन सब्सिडरी है वहां से करीब 70% रेवेन्यू कंपनी का आता है, लेकिन स्टैंडअलोन नतीजे कल आए जो लार्जली अनुमान के मुताबिक रहे हैं, लेकिन डेट कंपनी की बढ़ी है सिक्वेंशियल बेसिस पर। और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी अभी अभी हमें रविंदर बता रहे थे, जहां पर CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार 800 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है, और JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग के साथ 670 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। आदित्य, हिंडाल्को इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी नतीजों के बाद? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो कुछ दिनों से मेटल स्टॉक्स में एक अलग ही मोमेंटम है और वॉल्यूम्स के साथ सारे मेटल काउंटर्स बढ़ रहे हैं। ग्लोबल संकेत भी बहुत बेहतरीन है। अंडरलाइंग कमोडिटीज जिसमें सब काम करते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, मेटल, आयरन, एवरीथिंग इज डूइंग वेल। मेटल स्टॉक्स में काफ़ी रफ्तार है इंटरनेशनल बाजार में भी। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है मेटल सेक्टर के लिए। और निफ्टी मेटल इंडेक्स भी की भी अगर बात करें तो कुछ दिन से बहुत अच्छे इधर संकेत मिल रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप बन रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव राय ही बनेगी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक रेडी है एक ब्रेकआउट के लिए, बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ पे पॉजिटिव नज़रिया ही बनाना चाहिए। दरिया हिंडाल्को पर नतीजे भी ठीक ठाक रहे, लेकिन कल के बड़े मूवर्स की बात करते हैं। फार्मा सेक्टर से नैटको फार्मा 20% की गिरावट के साथ नतीजों के बाद बंद होता हुआ नजर आया। काफी कमजोर नतीजे थे कंपनी के यहाँ पर। और इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, वो हटाए। उसके बाद 1.5% की तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ। संतोष, क्या राय होगी दोनों ही स्टॉक्स पर, नैटको फार्मा और कोटक महिंद्रा बैंक? पहले नेटको फार्मा की बात करें तो इसमें तो कल 20% का सर्किट लगा था, एक ब्रेकडाउन आया है। अभी स्पेस और है नीचे की 925-930 के जोन तक जा सकता है। हालांकि वहां जाके शायद स्टॉक संभलते हुए नजर आए, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट जोन है, तो वो लेवल को वॉच करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये स्टॉक भी मुझे लगता है इसमें तेजी जारी रहेगी। हो सकता है कुछ दिनों की तेजी के बाद छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन कोई भी पुल बैक आता है तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मुझे लगता है कि इस साल आउट परफॉर्म करेगा। इमीडिएट टारगेट जो आ रहे हैं इसके ऊपर में 2070 रुपए तक के आ रहे हैं, और पोजिशनल जो टारगेट देखने को मिल रहा है वो मुझे लगता है कि 2220 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। और नीचे 20 डे मूविंग एवरेज अब जो शिफ्ट हो चुका है 1900 रुपीज के आसपास, वो एक पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक पर बनाने की सलाह। लेकिन इस बीच ऑटो सेक्टर से मारुति सुजुकी, रविंदर ने अभी अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है मारुति पर, उस पर चर्चा की, जहां पर HSBC ने खरीदारी की राय बरकरार और 14,000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर दिया है। उनका मानना है कि मार्जिन्स इस तिमाही में लोअर साइड पे थे, लेकिन एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में। और इसी वो एक बड़ा ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हाल ही में कंपनी ने लॉन्च की, उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो 14,000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। आदित्य, आपकी ट्रेडिंग के लिहाज से मारुति सुजुकी स्टॉक पर क्या राय होगी? मारुति सुजुकी के अगर चार्ट्स देखें तो काफ़ी अच्छे नहीं है। कुछ दिन से स्टॉक में करेक्शन है। इवन कल बाजार में अच्छी तेज़ी थी,
बट ये स्टॉक ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संकेत अभी तो टेक्निकली तो नहीं दिखते हैं, बट अगर स्टॉक में रफ्तार आनी है तो 1300 के कॉल राइटर को पार करना पड़ेगा। तो इधर एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे, 13,200 पे ही बाय करेंगे। अभी स्टॉक चल रहा है 12,670। तो एक बार ये 13,200 का मार्क क्रॉस होता है तो यहाँ पे बुलिश नजरिया बनाएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा उसमें 12,700 का, और टारगेट रहेंगे 13,700 के। ठीक है, कुछ कुछ और स्टॉक्स भी जरा चेक करवा लेते हैं जहाँ पर थोड़ा डिलीवरी का और बेस वगैरह भी ठीक है और वो बढ़िया से शेयर चल भी सकते हैं। जस्ट अ मिनट, बस वो मिनट खोल लिया। विवेक कारवा भी इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर। विवेक सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा जेके सीमेंट पे सर आपका ट्रेड पता करना है। ये सीमेंट कंपनीज में जेके सीमेंट पे आपका टेक क्या है? देखिए सीमेंट ओवरऑल आप अगर देखो तो मुझे लगता है कि जेके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर बेट्स रहेगा यहाँ पे। और वैल्यूएशन वाइज भी आज के दिन ये करीबन 57-58 के पी पे चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि एक फेयर वैल्यूएशन पे है, क्योंकि स्टॉक अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत वापस बढ़ चुका है। इस मार्केट में भी अगर स्टॉक बढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि आगे चल के अगर बाजार में रिकवरी आती है तो यहाँ पे आपको और थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा, क्योंकि इसका ऑलरेडी एपिक रेशियो मोर देन 2.4 है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर बाजार चलता है तो ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, और बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होगा मैं। है सर, बैंक में से मेरे पास एक चॉइस है। मैं एक बैंकिंग काउंटर प्लस करना चाहता हूँ और अगले 3 से 4 महीने के लिए कम से कम प्लस करूँगा। 2 ऑप्शन है, एक है एक्सिस बैंक जो काफ़ी अच्छे से करेक्ट होकर एक बढ़िया वैल्यू बाय बन रहा है। दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक जिसने गिरावट तो नहीं दर्ज की बट बढ़िया से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कर रहा है। तो मेरे पास चॉइस है बट मैं एक ले सकता हूँ। आप किस तरफ जाएंगे, एक्सिस बैंक की तरफ कि कोटक की तरफ? करीबन 3 एक महीने पहले जब कोटक वो 1700 और 1750 के बीच में घूम रहा था, तब मैंने आपके शो में कई बार बोला था कि टॉप 5 बैंक मुझे अच्छे लगते हैं और उसमें टॉप पिक रहेगा एचडीएफसी और कोटक बैंक। तो उसके बाद में कोटक बैंक ने ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का रैली दिखाया है। मतलब जो एवरेज समझ लीजिए कि 1750 समझिए ना आप एवरेज। अगर 1750 में मैंने अगर रिकमेंडेशन दिया था तो आज ये 1950 के बीच में, तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल चुका है। आज अगर आप मुझे पूछो एक्सिस बैंक ले सकते हैं क्या, तो मैं ओवर कोटक बैंक एक्सिस बैंक डेफिनेटली प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो कुछ इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक में हो रहा था, मुझे लगता है कि वैसा ही आज के दिन एक्सिस बैंक में आपको देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग आज भी मेरा सबसे टॉप फेवरेट पिक रहेगा इस बाजार में, क्योंकि बाजार यहाँ से रिकवरी देता है तो आपको टॉप 5 बैंक सबसे तेजी से चलते हुए दिखेंगे। तो एक्सिस बैंक का जितने भी जो भी रिजल्ट्स वगैरह आए ये सब ऑलरेडी मतलब सब मालूम है बाजार को, लेकिन 1000 रुपए में एक्सिस बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, 1000 रुपये में आप ये कह रहे हैं कि आपको एक्सिस बैंक ये भी अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी आप कोटक पे भी बुलिश थे, लेकिन एक नया शेयर आपने दे ही दिया आज, वो है एक्सिस बैंक। एक दो शेयर जरा मैं और चेक करवा लेता हूँ जो कल बढ़िया बंद हुए हैं। औरबिंदो फार्मा, अभी डिफेंस वाले शेयर से बाहर मत निकलना, डिफेंसिव शेयर से, है ना। संतोष सर एक बार जरा औरो फार्मा चेक करना, जिनके पास है वो बने रहें, क्या टारगेट होगा, और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? पे और फार्मा की बात करें तो 1100 रुपए के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। इमीडिएटली इसको 50 डे मूविंग एवरेज थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहा है जो करीबन 1220 रुपए के आसपास है। अगर ये 1220 का लेवल क्रॉस करता है तो आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है जो स्टॉक को 1300 रुपए तक लेके जा सकती है। तो बने रहिए, 1220 के ऊपर और ऐड कीजिए। अभी जो स्टॉप लॉस बन रहा है कल का लो जो करीबन 1145 रुपए के आसपास का है। आदित्य, 2 शेयर जरा आपसे भी होंगे। पहला है एक अपोलो टायर्स स्टॉक्स की ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है बट इसका बेस बनता दिख रहा है। आप भी चेक करेंगे ना चार्ट पर, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा कंसोलिडेशन तो हो रहा है। ब्रेकआउट यानी कि शेयर चलेगा कि नहीं चलेगा सर? बिल्कुल, अभी तो कंसोलिडेशन फेज में ही है। थोड़ा अच्छा वॉल्यूम स्पर्ट देखने को मिला है कुछ दिनों में, तो इधर एक लेवल बेस्ड अप्रोच बनाना सही रणनीति रह सकती है। अभी चल रहा है स्टॉक 420.70। एक बार स्टॉक
440 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उस नज़रिए में स्टॉप लॉस रहेगा 420 का और टारगेट रहेंगे 460 से लेके 470 के। ठीक है विवेक सर, जब आप आई हैं तो आपसे ये जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात हुई है, इस पर एक आपका टेक भी जानना चाहते हैं। आपने क्या रीड किया सर? इस चीज़ को भूल जाना, गले मिल रहे थे, आप बहुत महान हैं, मैं भी बहुत महान हूँ, इस चीज़ को भुला के बताइएगा। तो वो तो देखो फोटो अपॉर्चुनिटी होता है, वो आप वर्ल्ड लेवल में दो अनफ्रेंडली अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे तो ऐसे ही दिखाएंगे, सामने तो आप हक करोगे, चाहे वो वैलेंटाइंस डे का हो या नहीं हो, लेकिन पीछे जो दरवाजे के पीछे जो डिस्कशन हो रहा है वो उसमें से हमको आधी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आधी नहीं मिलेगी, क्योंकि काफी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है और जो डिस्कशन होता है वो दो देशों के बीच में होता है और पब्लिक ओपिनियन के लिए नहीं होता है वो। लेकिन जो टैरिफ्स वगैरह की ट्रम्प साहब बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि टुवर्ड्स इंडिया अभी भी वो इतने वो स्ट्रिक्ट या समझ लिए कि इतने रिजिड नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और उन्होंने जो भी अनाउंस किया उसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, मतलब मेजर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो बोन हॉर्मी है दोनों के बीच में, ये कहीं ना कहीं आपको आगे चल के बेनिफिशियल ही दिखेगी। और एक और चीज है, जितना भी ये इलीगल फंडिंग वगैरह अमेरिका से आ रहा था, ये अगर कटा है तो आप देख लीजिए कि इंडिया में जो रुकावटें होती थी ना, ताकतें जो रुकावटें करती थी, वो अगर वहां पे भी अगर स्लो डाउन होता है तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। अब जैसे मैंने कहा, बैक ऑफ द डोर क्या डिस्कशन होता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि वर्ल्ड लेवल में ट्रम्प और मोदी का जो भी डिस्कशन है वो इन दोनों देशों के लिए सबसे नंबर 1 पोजीशन में आएगा। ऑफ कोर्स ट्रम्प पहले अपने अमेरिका की सोचेंगे, ये डेफिनेट है, लेकिन उसके बाद में इंडिया की भी डेफिनेटली सोचेंगे, उसके बाद में तीसरे नंबर पे दूसरे देशों का नंबर आएगा। तो मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल। ठीक है, ठीक है, देखते हैं कि किस तरह का रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाता है। वैसे भारत जो एमएफएन स्टेटस वाले जो देश हैं, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो देश हैं, उस पर करीब 17% का टैरिफ लगाता है और अमेरिका बदले में करीब 3.25% के आसपास का टैरिफ इंपोज करता है। तो ये गैप काफ़ी ज़्यादा है और इसको लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप कंसर्न है। देखते हैं कि आगे किस तरह के टैरिफ का ऐलान करते हैं, वो कंट्री टू कंट्री बेसिस पर वो डिफर भी करेगा। लेकिन जनवरी में म्यूचुअल फंड्स ने क्या खरीदा और क्या बेचा, वहां से आपके लिए तस्वीर क्या निकल के आ रही है, आप क्या वहां से टेकअवेज दें, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे फिर से जुड़ गए हैं ये पूरी की पूरी लिस्ट लेकर कि ये मिड कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप्स में म्यूचुअल फंड्स ने कौन से शेयर खरीदे हैं। शरद बताइए क्या बाइंग हुई है, शॉपिंग लिस्ट में क्या है? पार्टिसिपेशन तो स्ट्रेंथ दिखाया था, हमने देखा था एफआई की बिकवाली हुई थी, लेकिन डीआई पार्टीशन में स्ट्रेंथ आया, खासकर कि जनवरी के महीने में देखें तो म्यूचुअल फंड्स की बाइंग की बात करें तो अगर लार्ज कैप्स में अगर बाई देखें तो शॉपिंग में जोमेटो आया है, एक्सिस बैंक आया है, इसके अलावा गेल, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी, ये 5 स्टॉक्स जो है इस लिस्ट में आए हैं। यहाँ पे पूरे जो कंबाइन किए एएमसीज, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स की बढ़त हुई है उसकी मैं जो है लिस्ट आपके सामने ला रहा हूँ। मिड कैप में अगर बात करें तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, अदानी विलमार, एनएमडीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईआरबी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में जो है अच्छी बाइंग देखने मिली है। कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे टॉप 5 सेलिंग जहाँ पे देखने मिली है। यहाँ पे लार्ज कैप की बात करें तो आईटीसी आता है जहाँ पे सेलिंग देखने मिली है, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में सेलिंग आया है, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, रिलायंस और पीएनबी में भी सेलिंग देखने मिला है। मिड कैप की अगर सेल्स की बात करें, टॉप 5 सेल्स में यहाँ पे आता है आपका मेटल स्पेस से 2 नेम आ रहा है, सबसे पहला नाल्को, दूसरा आ रहा है सेल, इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक, सुजलॉन और कल्याण एनर्जी, यहाँ पे सबसे बड़ी सेल्स देखने मिली है। तो ये जो है ओवरऑल आपका म्यूचुअल फंड का गाता है जनवरी के महीने में मिड कैप और लार्ज कैप में क्या टॉप 5 बाई हुए, टॉप 5 सेल हुए, वो सारी लिस्ट मैंने आपको बताई। और आखिर में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो कैश लेवल्स है म्यूचुअल फंड में, वो इंडस्ट्री जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस में 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 5.2% AUM आ गया, यानी कि कैश लेवल्स भी बढ़ रहा है, जिस तरह थोड़ी अनसर्टेनिटी इक्विटी सेगमेंट में देख रही है और एक टाइप से कॉशियस स्टांस जो है देखा जा रहा है एएमसीज का। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स जो खरीदे हैं म्यूचुअल फंड्स ने, उसमें अगर हम लार्ज कैप की बात कर लें, जोमेटो है, एक्सिस बैंक है, गेल, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी। देखिए एचडीएफसी बैंक मतलब
मैंने सुना नहीं है हाल फिलहाल, मतलब पिछले कई महीने से, कई साल भी कह सकते हैं कि नहीं उसका आप पोर्टफोलियो मत रखिए, तो वो जाहिर तौर पर एक ठीक है। एक्सिस बैंक को लेकर भी कंसेंसस व्यू है कि बैंकिंग में ये शेयर भी लोगों को पसंद है। जोमैटो 300 रुपए के आसपास तक गया था, वहां से गिर के 200 रुपए के आसपास आया, वैल्यूएशन वाइज चीप लगा, फिर से वहां पर म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे होंगे। विवेक जी, जोमैटो पर व्यू दीजिए, आप तो फिनटेक कंज्यूमर टेक पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं, जोमैटो खरीदने के लिए फिर से ठीक है क्या 217-18 रुपए का भाव? अभिषेक, ये ऑन रिकॉर्ड है आपके टीवी चैनल पे कि 305 में मैंने कई बार बोला कि जितना भी होल्डिंग था जोमेटो का मैं तो बाहर निकल चुका। ये 305 में थे जब ज्यादातर रिकमेंडेशन आ रही थी बाई की। उसके बाद में ऑफकोर्स 320 गया, तब 15 रुपए का मतलब मैं गलत भी साबित हुआ, लेकिन ठीक है 305 के बाद आज ऑल स्माइल्स वाला सिचुएशन है। देखिए, इस रेट में 218 में मुझे अभी भी लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है और खर्चा कर रही है, जो ये प्रॉफिट की बात करते हैं हम लोग, वहां पे थोड़ा बहुत आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट ऐप है, अब कंपनी इटरनल बन रही है, जो फूड डिलीवरी थी वहां से अब हमको माइंड फ्रेम में चेंज करना पड़ेगा कि ये कंपनी सब चीजों में है। तो इसका इफेक्ट आपको लॉन्गर टर्म में ही फिर से देखने को मिलेगा। जो इमीडिएटली आने वाला था फूड डिलीवरी में, वो नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर 180 और 200 के बीच में अगर ये मिलता है तो मैं भी बहुत खुशी खुशी इसको लूंगा। 217-18 में ठीक है, कॉस्टली है ऑफ कोर्स, इतना गिर चुका है करके एक बाउंस बैक रैली दिखा सकता है, लेकिन ये एक रेंज में रहने वाला है। बहुत तेजी से वापस आपको 300 जाते हुए मुझे नहीं लगता है कि वैसे होगा। और इसका कॉम्पिटिटर भी आ गया है, स्विगी। तो अब स्विगी कैसे करेगा आगे चल के, ये भी हमको क्लोजली देखने को मतलब देखना पड़ेगा। तो 180-200 अच्छा रेंज रहेगा। अगर गिरता है तो एक बाउंस बैक रैली आ सकती है, 250 तक पॉसिबिलिटी है। तो ट्रेडर्स के लिए ये फायदा है और इन्वेस्टर्स के लिए मैं तो 180-200 देखता हूं। 200 की रेंज मिले तो जोमेटो आप खरीदिए। म्यूचुअल फंड्स में एक और स्टॉक खरीदा है विवेक जी, और व्यू आपसे ही लेंगे। अच्छा, मैं मतलब मुझे पता नहीं, ये लिस्ट में अच्छा नहीं लग रहा शेयर मुझे देख के। वह है वोडाफोन आइडिया का, 8.5 रुपए का शेयर है। 5G को लेकर आगे कोई एक्सपेंशन को लेकर कितनी तेजी होगी उसको लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। प्रमोटर क्या करेंगे कंपनी के साथ उसको लेकर भी कोई सफाई नहीं है। तो मुझे वोडाफोन आइडिया ठीक नहीं लग रहा है, आप क्या सहमत हैं इससे? मुझे भी नहीं लग रहा ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है। हो सकता है ये मतलब डायरेक्ट बाई, अब मैंने डेटा नहीं देखा है, डायरेक्ट बाइंग किया है या फिर कोई अलॉटमेंट वगैरह उसका शेयर्स म्यूचुअल फंड्स को आया है कि ये देखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, मतलब आप अगर 7 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में अगर ले रहे हो तो आई डोंट थिंक बहुत बड़ी तरीके से आप यहाँ पे गलत साबित हो गए। बाकी तो एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट मैं तो इसको नहीं लूँ पहली चीज। हाँ ठीक है, सर्विसेज में अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं वोडाफोन कई कनेक्शंस यूज करता हूँ, जो पहले थे वैसा नहीं है। कई कई चीजें मतलब कई चीजें इंप्रूवमेंट हो रही है। और जो अभी एयरटेल ने बोला है कि 300 रुपए का आरपू का टारगेट है, तो अगर कोई भी एक प्लेयर 300 रुपए के लिए मतलब उस रेंज में जाके अगर प्राइस हाइक्स लेता है तो ये वोडाफोन के लिए भी अच्छा होने वाला है। तो न्यूट्रल ओपिनियन रहेगा। सही में फ्रैंकली बोले तो मुझे भी नहीं मालूम क्या होने वाला है इसमें। और जब तक ये डेट कम नहीं हो तब तक स्टॉक बहुत ज्यादा रैली नहीं दिखाएगा। ये यस बैंक के जैसे होके रखा है, मतलब कितना भी प्रॉफिट दिखाओ आपको स्टॉक ऊपर जाते हुए नहीं दिखने वाला है। लेकर ये व्यू। अच्छा, अभी हम ना जोमेटो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, 217 रुपए के आसपास का भाव है। और अगर आप सिर्फ भाव की बात करें तो उसी भाव पर है अशोक लेलैंड का भी शेयर, 217 रुपए का ही भाव को आपको दिखेगा। हालांकि थोड़ी स्ट्रेंथ आई है, 200 रुपए के आसपास से ये शेयर गिरा था और वहां से अब चल के इस प्राइस पर आया है अशोक लेलैंड का। और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई है, 280 रुपए तक के टारगेट्स इसको दे रहे हैं। एक बार आदित्य आप चेक करेंगे अशोक लेलैंड को, क्या आपको भी लगता है कि तेजी की शुरुआत होगी अशोक लेलैंड में? बिल्कुल, देखिए टेक्निकली चार्ट अच्छा है, बट इधर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो एक स्टॉक के लिए हर्डल रहेगा। तो यहाँ पे एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करना ही एक अच्छी रणनीति रहेगी। स्टॉक अभी 217 पे ट्रेड कर रहा है। 225 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। 225 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे तेजी का नजरिया बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 215 का और टारगेट रहेंगे 235 के। 35 के अशोक लेलैंड के लिए। संतोष जी, आपसे विदा लेंगे उसके पहले आपसे एक सवाल।
कल हमने देखा कि गोदरेज इंडस्ट्रीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों में तेजी अच्छी रही। गोदरेज प्रॉपर्टीज की ये जो तेजी आई है 4-4.5% के आसपास की कल, क्योंकि हमने देखा है कि काफी ज्यादा पिटाई हुई है रियल एस्टेट स्टॉक्स की, क्या ये टिक पाएगी, क्या सस्टेन कर पाएगी तेजी ये? हाँ, ये शब्द से इस स्टॉक की बात करें तो काफी ज्यादा हमने शार्प फॉल देखा है। हालांकि स्टॉक अपने मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर जा चुका था, तो एक मीन रिवर्जन की उम्मीद तो थी। तो कल एक क्लोजिंग अच्छी आई है, एक टेक्निकल टर्म से बोले तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बना है, तो उसके चलते मैं कह सकता हूँ कि एक पुल बैक रैली आ सकती है जो स्टॉक को करीबन 22 रुपए तक लेके जा सकती है। बट इस स्टॉक को 2200 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि ये जो ओवरऑल करेक्शन है या डाउन ट्रेंड है वो खत्म हुआ है। फिलहाल के लिए पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है, कोई ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद नहीं है, तो 2200 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय इस वक्त फिलहाल मिलती हुई गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। वैसे रियल एस्टेट सेक्टर की ही बात करें, काफी सेशंस की कमजोरी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर संभलने की कोशिश करता हुआ। इस बीच प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर है। संतोष, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। प्री ओपन टिक्स में 23,086 के आसपास इस वक्त आप देख रहे हैं। निफ्टी की शुरुआत ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स अप मूव के साथ। आज सुबह हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र विदेशी बाजार से इम्प्लाइड गिफ्ट निफ्टी से संकेत जो है भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव है, तो उम्मीद यही करके चलते हैं कि आज का सेशन अच्छा निकले। 4 पैसे मजबूती के साथ रुपए की ओपनिंग होती हुई इस वक्त नजर आई है। रुपया 86 रुपए और 90 पैसे के मुकाबले 86 रुपए और 66 पैसे पर इस वक्त खुलता हुआ डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की मजबूती के साथ। तो इस पर भी नजर होनी चाहिए। जो लगातार कमजोरी का दौर था रुपए में, वो अब कह सकते हैं कि खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग क्यूज विदेशी बाजार से इंडिया यूएस बायलैटरल टॉक्स के पॉजिटिव आउटकम्स आना शुरू हो चुके हैं। और लास्ट सेशन ऑफ द वीक और इस पूरे हफ्ते की अगर बात करें, बड़ा ही अलग तरीके का हफ्ता था, क्योंकि 23,500 23,600 के लेवल्स भी देखे हमने, ये लेवल्स भी दिखाए हैं बाजार ने, और 22,800 के दर्शन भी होते हुए दिखे। सो क्लियरली अपसाइड भी देखी, डाउनसाइड भी देखी। कल के सत्र की अगर बात करें, फर्स्ट हाफ में मोमेंटम था और उसके बाद ये मोमेंटम जो है फ्रिजल आउट होता दिखा, उसके बाद रिवर्सल में बदलता हुआ नजर आया। लेकिन चलिए आगे सेंटिमेंट्स कैसे बन रहे हैं इस पर नजर होगी। प्री ओपन टिक्स में संकेत ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। विवेक है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग विवेक। जुबिलिएंट फूड से शुरुआत करना चाहूंगी। कल के सत्र में अच्छा एक्शन ये स्टॉक दिखा रहा था और इनफैक्ट 1-2 पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी रही। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी जुबिलेंट फूड पर। उनका ये मानना है 781 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं और जेफरीज तो 1000 तक के लक्ष्य भी बता रहा है। फंडामेंटली काफी सारे फैक्टर्स रिपोर्ट में बताए गए, बट आपका फंडामेंटल नजरिया जुबिलेंट फूड पर क्या कहता है? देखिए मानसी, जो भी स्टॉक होता है बाजार में, शॉर्ट टर्म में आपका ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार या फिर सेंटीमेंट के अनुसार मूवमेंट आपको स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन आप अगर इसका प्रॉफिट ट्रेंड देखो तो वो ठीक ठाक सही है। मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा है या जबरदस्त यहाँ से है, लेकिन और इसका जो कंपटीशन है आज के दिन बाजार में जुबिलेंट का, वो भी बहुत अग्रेसिव है। तो मुझे लगता है कि ये वापस 750 तक तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहां पे आपको वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच देखने को मिलेगा, मतलब वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाएंगे। तो अगले क्वार्टर्स में वापस अगर प्रॉफिटेबिलिटी कुछ अच्छी तरीके से दिखाता है कंपनी तो ठीक है, नहीं तो 750 एक बैरियर रहेगा। मुझे लगता है 1000 ज्यादा ही अग्रेसिव टारगेट है, तो बिटवीन 700-750 शुड बी द टारगेट। अप्रोच आई हियर यू देयर। 750 तक के लक्ष्य को जरूर मानना चाहिए, उसके बाद रिव्यू रिविजिट जरूर किया जा सकता है, लेकिन 1000 काफी बोल्ड टारगेट्स हैं जो कि इस वक्त जेफरीज की तरफ से है। 750 तक जाने का दमखम तो जुबिलेंट फूड में नजर आ सकता है। हमारी टेक्निकल पैनल पर 3 एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। आशीष चतुर्मोहता है हमारे साथ, रचित खंडेलवाल हैं एंड विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शादा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चलिए क्विकली तीनों एक्सपर्ट्स हैं, उनके ट्रेडिंग कॉल्स जान लेते हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें जाना है। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा है भारती एयरटेल पे। ये स्टॉक वन ऑफ द मोस्ट रेजिलिएंट रहा है पूरे टेलीकॉम स्पेस में, और ऐसे बाजार में भी पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि हायर टॉप्स बनते जा रहे हैं, जो कि एक इंडिकेशन है कि अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ इमर्ज हो रही है। लार्जर टाइम फ्रेम की अगर स्ट्रक्चर भी देखें तो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन करते हुए दिख रहा है।
इमीडिएट बेसिस पे जिस तरह से वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, वो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1780 के टारगेट्स के लिए हम इसको खरीदारी करें, 1680 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ये कल भी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स के रेडार पे था। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई और खबरें रही। वोडाफोन आइडिया का इम्पैक्ट जो कि भारतीय एयरटेल पर क्लियरली नजर आ रहा है, और कन्वेक्शन ज्यादा भारतीय एयरटेल पर बनता हुआ 1780 तक के टारगेट्स पे एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आप बताइए आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मुझे जो थीम काफी पसंद आ रही है वो पूरी BFSI स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पे वैल्यूएशन की कंफर्ट बहुत अच्छी है। आप देखेंगे कि जो बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, वहां पर पे क्रेडिट ग्रोथ का भी इन्वायरमेंट ठीक रहा। हमने देखा एसेट क्वालिटी में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट रहे। क्रेडिट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ AUM जो है वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पर पे एक कंट्रोल लेवल पर चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि ICICI बैंक जैसे जो दिग्गज है, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स हैं, वहां पर पे काफी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो अगर से मुझे प्राइवेट बैंक्स में ही चुनना होगा तो मैं ICICI बैंक के साथ जाना चाहूंगा, जहां पर पे मुझे लगता है कि काफी फंडामेंटल वैल्यू भी हमें देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक के टर्म्स में भी स्टॉक रीजनेबल ट्रेड कर रहा है, और टेक्निकल सेटअप भी ये बता रहा है कि स्टॉक बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है अबाउट इट्स 200-डे मूविंग एवरेज, जो कि 1210 के आसपास है। तो 1210 के लेवल्स अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ स्टॉक 1350 तक की ट्रेजेक्ट्री जो है आने वाले दिनों में दिखा सकता है। दूसरा जो मुझे पूरे फाइनेंशियल स्पेस में अच्छा लग रहा है वो NBFC कंपनीज है, जहां पर पे मुझे लगता है कि कंजम्पशन बूस्ट जो आएगा वो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होल्ड करते हैं पूरे कंज्यूमर फाइनेंसिंग के अंदर में। और अगर से वैल्यूएशन के भी लिहाज से हम देखें तो ये स्टॉक अपने जो 10 ईयर या 5 ईयर का जो एवरेज प्राइस टू बुक है उसके सामने में बहुत ही रीजनेबल ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर पे भी आप देखेंगे 8000 पे बहुत लॉन्ग टर्म अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, और इवेंचुअली 9500 से 10,000 तक के पोजिशनल व्यूज हमें लगता है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। इसी स्पेस में जो व्हीकल फाइनेंसिंग की कंपनी है चोलामंडलम फाइनेंस, वो भी हमें काफी अट्रैक्टिव लगती है। अगर से आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो ये 4.6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि जो एवरेज वैल्यूएशन 5 ईयर अगर से आप देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये चीप नजर आ रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 27 के एस्टीमेट पे देखें तो बिलो 3 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही रीजनेबली वेल वैल्यूड है। और डाउन साइड में मेरा मानना है कि 1340 पे एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने अपने 200-डे मूविंग एवरेज के आसपास लिया हुआ है। ये सपोर्ट होल्ड करते तो मैं समझता हूँ 1550 से 1600 की ट्रेजेक्ट्री चोलामंडलम फाइनेंस में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, ये हमारे पोर्टफोलियोज एपेक्स PMS में बने हुए हमारे क्लाइंट्स के लिए। जाने माने फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोहता की तरफ से ये राय आपको मिलती हुई बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर। आशीष जी, मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज जिस तरह के नजर आ रहे हैं, साथ ही बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी से कहा जाता है, और सेंटिमेंट्स जो हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत तो दिखेंगे ही। रचित भी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग रचित, आप बताएं आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? Good morning, सभी fellow panelists को good morning and happy Valentine's Day to all. Hope the sky turns red and not the markets. Without taking much of time, मैं आशीष सर के साथ ही जाऊंगा। मतलब of course not that I am taking what he is talking about, but हाँ, एक टेक्निकल कॉल मैं भी लेकर आया था, और अच्छी बात यह है कि आपने भी बोल दिया कि आप भी बैंकिंग फाइनेंस से इत्तेफाक रखती हैं, तो मुझे एक डबल बेनिफिट मिल रहा है। बजाज फाइनेंस वुड बी द ट्रेडिंग कॉल फॉर द डे, और करंट लेवल्स पे आप इसमें ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। अराउंड 8240 वुड बी द स्टॉप लॉस लेवल एंड 8640 वुड बी द टारगेट्स। इन दो लेवल्स के लिए आप बजाज फाइनेंस में आज एक ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं। तो चलिए फिर एक और मोहर लगती हुई फाइनेंसेस बजाज ट्विंस पर कन्विक्शन, और अब रचित का भी मानना है बजाज फाइनेंस में खरीदारी के मौके बन सकते हैं, ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर ये स्टॉक। क्विकली शरद के पास चलते हैं, नवरत्न शेयर्स की सूची है उनके पास। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो है हिंडाल्को पे नज़र रखेंगे। इनलाइन Q3 नंबर्स आए, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है यहाँ पे। उनके जो नेगोशिएशन है माई विंडो के एक्विजिशन के लिए वो रद्द हो गई है, और कंपनी के CFO ने भी जो है इस्तीफ़ा दिया है। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें तो लार्जली हम कह सकते हैं वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ सरप्राइज ज़रूर किया है, और लगभग 750 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे नई ब्रूअरी यूपी में। मुथूट फाइनेंस कंसोलिडेटेड नंबर्स वीक आए हैं यहाँ पे। आशीर्वाद के जो फाइनेंस के रिजल्ट्स आए थे
वो कमज़ोर थे, लेकिन एनपीएज है वो बढ़ रहे हैं। दीपक नाइट्राइट की बात करें तो कमज़ोर तीसरी तिमाही के नतीजे देखने मिले। पैट मार्जिन्स पे जो है बड़ा इम्पैक्ट आया है, खासकर की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है डॉलर अप्रिसिएशन के कारण जो है इनका मार्जिन्स पे बड़ी मार पड़ी है और कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। आज ओएमसीज, पेंट्स, एविएशन स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। ऑयल जो है थोड़ी गिर सकती है, $75 प्रति बैरल साइड में है। ट्रंप ने कहा कि रशिया जो है यूक्रेन की वॉर को जो है समाप्ति या सीज़ फायर कर सकती है, तो एक टाइप से पॉजिटिव रहने वाला है ओएमसी स्टॉक्स के लिए, खास कल की पेंट्स और एविएशन सेगमेंट में भी। ऑरोबिंदो फार्मा, यूरोपियन कमीशन की अप्रूवल आ गई है जहां पे बायोसिमिलर को ऑथराइज करेंगे, एक टाइप से सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। वही महिंद्रा स्पेस डेवलपर्स की बात करें तो 1500 करोड़ जो है जुटाने वाले राइट इशू के जरिए, सेंटिमेंटली पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम मनी ने सेटल कर दी है सेबी के साथ केस, जहां पे टेक्निकल रूल्स का जो ग्लिच हुई थी उसका जो है सेटलमेंट हो गई है। और आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज की बात करें तब बीपीसीएल पे नज़र रखिएगा। एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस है 440 रुपीज़ का और एक बुलिश नज़रिया ओएमसीज पे बनता है करंट लेवल्स पे। ठीक है, तो ये नवरत्न शेयर यानी कि 9 शेयर आपको यहाँ पे मिल गए हैं और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष चतुर्मोता है, विवेक जी हैं, शिवांगी है, रचित हैं, इन सब से हम बातचीत करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले थोड़ा मार्केट्स खुलने की हो रही है तैयारी। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अब जो फ्रीज़ हुआ है वो 65 पॉइंट ऊपर है, 23,000 के ऊपर बचाने में फिर से कामयाब। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 49,485 यानी कि 49,500 के आसपास है। कल इससे ऊपर भी गए थे बट टिका नहीं पाए और फाइनली 100 पॉइंट देने पड़ गए हमको। इंडिया विक्स अभी तो ओपन नहीं हुआ तो इसलिए आप प्राइस एक्शन नहीं चेक कर पाएंगे उसका, मतलब वॉलेटिलिटी चेक नहीं कर पाएंगे, बट 15.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए इन एनी हाउ। HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दोनों थोड़े थोड़े गैप के साथ खुल रहे हैं। ये चेक करवा लेते हैं जरा। शिवांगी, एक बार जरा आप रिलायंस इंडस्ट्रीज चेक करेंगे। 1220 पे इन्वेस्टर भी हूँ, स्विंग ट्रेडर भी हूँ, तो मैं सही हूँ ना? रिलायंस प्लस कर रहा हूँ तो जी टिम्पी जी, रिलायंस की यहाँ पे बात करें तो एक पुल बैक मूव जरूर देखने को मिल रहा है। शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक तो काफी पॉजिटिव है। अगर लंबी अवधि का स्ट्रक्चर देखें तो मंथ ऑन मंथ हमने इसमें देखा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस इसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। बट अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 1212 का, जो कि कल के लेवल्स का लो भी है। और पिछले हमने देखा है कि एंड ऑफ जैन भी ये लेवल्स काफी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट हुआ था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसको ध्यान रखते हुए ही हम प्लस करें। बट अपसाइड थोड़ा कैप नजर आ रहा है बिकॉज अभी भी 1240 पे रेजिस्टेंस जो है, कॉल राइटर्स अपना पोजिशंस देखने को मिल रहा है उस जोन्स में, तो ये लेवल्स को ध्यान रखते हुए ही हम ट्रेड करें। ओके, ठीक है। तो रिलायंस पे भी मैंने एक टिक ले लिया आपके सामने और इस बीच मार्केट्स खुलने को है, तो मैं जरा आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन से शेयर्स हैं जो गैप के साथ आज खुल सकते हैं या फिर खुल रहे हैं। पहले मैं टॉप काउंटर्स की बात बोलूँ। हिंडाल्को के नंबर्स ठीक आए हैं तो ये गैप करेगा करीब 1% के आसपास का। मेटल्स भी थोड़ा इंप्रूव हुए हैं। अडानी पोर्ट, M&M, कोल इंडिया और इन्फोसिस, इन सब के पास करीब करीब आधे % की बढ़त है। शुरुआत में आधे % का पहला टिक ये दिखाएंगे बढ़त के साथ में। भारतीय एयरटेल थोड़ा फ्लैट खुलेगा आज ज़्यादा शेयर आपको नेगेटिव नहीं दिखेंगे, थोड़ा गैप डाउन हो रहा है इसलिए, है ना। तो ज़्यादातर शेयर्स के पास आपको बढ़त भी दिखेगी तो वो भी लिमिटेड है, तो इसका मतलब पहले 10-15 मिनट में एक डल सेशन देखने को मिल सकता है। आते हैं कुछ और शेयर्स पे। BSC, आइडिया, वोडा, माफ़ कीजिए, वेदांता, ये सब के पास भी 1-1.5% तक की बढ़त है। अभी तो खैर बाजार खुल रहा है, सीधा ही मार्केट्स पे आ जाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं, चेक करते हैं। इंडेक्स में एकदम से कूद के ना आइएगा, थोड़ा और सेटल हो जाने दीजिएगा, उसके बाद फिर देखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अपनी रणनीति को तैयार करके रखो। अगर आपके भाव आपको मिल जाते हैं, आप अड़े रहो अपने भाव पे, झक मार के भाव आपको मिल ही जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो छूट जाएगा, इससे और क्या होगा, ठीक है ना। तो आप अपने रेट के साथ, अपने कंफर्ट के साथ, लीवरेज के साथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ चेक कर आके ही लेना। मार्केट्स का पहला टिक आना शुरू हुआ, 135 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, 72 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुला है और शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 7 रुपये गैप को भी दिए हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा HDFC बैंक का भी थोड़ा लाल निशान में, देखते हैं क्या होगा। लेकिन आज ओपनिंग ठीक हुई है, थोड़ा ड्रैग करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि जो बहुत हद तक टैरिफ की प्रॉब्लम थी और रेसिप्रोकल टैरिफ लगने से सब लोगों को लग रहा होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ ख़राब है, लेकिन एक किस्म से देखा जाए ना, आप बहुत बड़े खतरे को टाल चुके हो आप, और ये बहुत बढ़िया तरीके से टल रहा है। दोनों नेगोशिएशन करेंगे तो मामला बन सकता है और आपका जो टैरिफ वाला प्रॉब्लम है ना, वो बहुत हद तक सेटल हो गया बहुत अच्छे से।
कल उसकी पहली खेप हुई है, आप ऐसा समझ के चलो। नहीं तो ऐसा गिफ्ट निफ्टी इतना ऊपर होता नहीं और आप ऐसे मार्केट खोलते भी नहीं आप, है ना। ये सब रात को घटना घटी है। खैर एनी हाउ, फिर भी आप थोड़ा सा आराम से शांति से ट्रेड कीजिएगा। नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। मार्केट्स के अंदर सिलेक्शन होना, यानी कि बाय राइट एंड सिट टाइट वाला फॉर्मूला बिल्कुल मत छोड़ो, और थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। अभी एकदम से स्थितियाँ एकदम से सारी ठीक नहीं होती हैं। आते हैं जरा कुछ बड़े शेयर स्क्रीन पर दिखाते जाइएगा स्क्रीन पर, उसके बाद फिर मैं आगे बातचीत करूंगा। इन बिटवीन अच्छी चीज़ ये हुई है कि 49,500 के ऊपर आके बैंक निफ्टी आके अब ट्रेड कर रहा है। स्क्रीन पर दिखाते यही, पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को दिखाइए, फिर HDFC को दिखाइए। दोनों के अंदर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, तो आज बड़े शेयर्स ज़्यादा काम के नहीं आ रहे हैं। ये दोनों तो नहीं आ रहे हैं। HDFC तो बकायदा लाल निशान में आपको दिखेगा। दिखाना जरा TCS और इन्फोसिस, फटाफट फायर करते जाओ बॉस। इन्फोसिस फायर करेंगे तो आपको करीब ½ % ऊपर दिखेगा। TCS के अंदर भी आपको हल्की हल्की सी बढ़त दिखेगी, करीब 17 रुपये के आसपास की। HUL और L&T दोनों और जल्दी से फायर कर दो। ये 6 शेयर्स करीब 40% ऑफ द वेटेज रखते हैं मार्केट की वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब में क्या ट्रेड बन रहा है, पर ओपनिंग में ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो ज़्यादातर शेयर्स आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। आप 100 के आंकड़े को पार करने की तैयारी करता हुआ निफ्टी, आई होप सो कि कर जाना भी चाहिए, होना भी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अब 195 पॉइंट अब बैंक निफ्टी आ गया। इंडिया विक्स के अंदर स्लाइटली गिरावट है, करीब 1 से 1.5% की। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, 1200 वर्सेस 700 शेयरों का है कुल मिला के, यानी कि तेज़ी वाला हिस्सा थोड़ा काम कर रहा है। बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के फ्यूचर्स ने 23,200 को वापस से रीगेन कर लिया, पार कर लिया। अभी आपको स्क्रीन पर वो भी दिख जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब मिड कैप कैटेगरी के अंदर क्या हो रहा है, जरा मैं वो भी जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ और शेयर चेक करेंगे। गोडफ्रे फिलिप्स नाम की कंपनी है, सिगरेट बनाती है, 7% ऊपर है। सेल, UBL और सफायर ये करीब 1 से 3% तक आपको ऊपर दिखेंगे। मेटल्स काउंटर्स में ना बहुत अच्छे से सिलेक्टिव होकर वैल्यू हंटिंग करो। अब वो मैटर नहीं रहा कि आप मेटल्स को छोड़ पाओ, मेटल्स के अंदर अच्छे से सिलेक्शन करना चाहिए। ये बढ़िया ट्रेड आपको देंगे। आज आप देखो हिंडाल्को के अच्छे नंबर्स ने आप प्रूव भी कर दिया है। अब आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पर। NMDC भी आज 2% ऊपर है। अगर आप वैसे 200 वाली कैटेगरी को चेक कर रहे हैं ना, तो आपको सेल, NMDC, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील ये सब दिखेंगे ऊपर। तो इस बार जरा मेटल का इंडेक्स भी दिखा दो स्क्रीन पर। निफ्टी मेटल लिखना आ जाएगा वो इंडेक्स, तो निफ्टी मेटल इंडेक्स देखेंगे तो वो भी आपको ठीक दिखेगा। शुरुआती गैप होने के बाद मार्केट अब थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और शायद एक कंसोलिडेशन थोड़ा समय भी ले ले, तो इसलिए नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन पे काम करना। अभी एकदम से कूद के आना नहीं, जो है पहले उसको संभालो, और अगर नहीं है तो फिर बाय राइट एंड सिट टाइट वाले फॉर्मूले से उतर के आना कि सही शेयर, 1 शेयर 2 शेयर एक सेगमेंट में से भले पकड़ते जाओ, ठीक है। बाजार जो जब चलना होगा तब चलेगा। फिलहाल तो अभी थोड़ा चर्निंग के मूड में दिखता हुआ नजर आ रहा है। हीट मैप स्क्रीन पर फटाफट से फायर कर दो, ताकि हीट मैप से आइडिया लग जाए। फिर मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड पता कर लेंगे। और ज़रा जल्दी जल्दी फायर करना प्रोड्यूसर साहब, क्योंकि फिर वो ओपनिंग के ट्रेड पीछे छूट जाते हैं, कई बार मौका निकल जाता है हाथ से। 2-4 मिनट मार्केट की कमेंट्री करने के लिए नहीं होते हैं। जल्दी जल्दी हीट मैप फायर कीजिएगा। निफ्टी, टाटा स्टील, हिंडाल्को, M&M, विप्रो जैसे शेयर्स आज स्ट्रेंथ पकड़ रहे हैं। इसमें मेरा IT पे कम और थोड़ा मेटल्स पे ज़्यादा ट्रस्ट है, इसलिए मेटल के काउंटर्स पे आज अपने ट्रेड चेक करते रहना। निफ्टी बैंक में ICICI बैंक, इंडसन, एक्सेस, ये सब बड़े नाम बता रहा हूँ मैं। हाँ, SBI ये सब बढ़िया है, HDFC को छोड़ के बस। इसके अलावा मेटल्स के अंदर तो आपको स्क्रीन ज़्यादातर हरी दिख ही रही होगी। ये आज का सबसे फेवरेबल काउंटर हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई मेहमान आपको भी ट्रेड भी दे दे। इसके अलावा निफ्टी की IT इंडेक्स ठीक है, लिमिटेड है इसके अंदर कामकाज, तो इसके अंदर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो अभी मेरे को नहीं दिख रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट, FMCG ये सब भी फायर कीजिए। FMCG पीछे हटेगा, रियल एस्टेट के अंदर सिलेक्शन करना, बस यही पॉइंट बोलने के लिए। मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर फायर हो जाएगा। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रख रहे हैं। तो 60 अंकों की तेजी निफ्टी में, 23,100 का स्तर आप देखेंगे। निफ्टी बैंक में करीब 150 अंकों की तेजी है और 49,500 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। और निफ्टी के जो टॉप 3 गेनर से तीनों के तीनों मेटल काउंटर हैं, ये है बाजार का मूड। हालांकि अभी भी गिरने वाले जो शेयरों की संख्या है थोड़ी सी ज्यादा जरूर आपको दिखेगी। 1,250 शेयर कमजोरी वाले हैं और करीब 950 शेयर मजबूती के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आपके लिए ओपनिंग ट्रेडिंग मौके कहां पर बन रहे हैं। आशीष जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आपकी नजर कहां पर गई है और कहां पर ट्रेड बनता हुआ आपको दिख रहा है?
नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि एनबीएफसीज पे बहुत ही ज्यादा फोकस है। जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक्स बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, इनमें हमें अच्छी स्ट्रेंथ लगती है और मुझे लगता है कि यही आप देखेंगे अभी भी रिलेटिव एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ देखने को नजर आ रही है। तो मैं जाना चाहूंगा बजाज फाइनेंस के साथ, जहाँ पे मुझे लगता है कि पोजिशनली आप देखेंगे स्टॉक कंटिन्यूसली अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जो लेटेस्ट बजट आया जिसमें कंज्यूमर जिसमें कहीं ना कहीं टैक्स ऑप्स के ऊपर बहुत काम किया गया, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे आएगा और कंज्यूमर फाइनेंस के नाम पे बजाज फाइनेंस जाना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक में 9,400 9,500 तक की भी अपसाइड थोड़ी पोजिशनली नजर आ सकती है। तो इस पे मेरा अभी भी प्रिफर्ड बेट रहेगा। और साथ ही साथ चोलामंडलम फाइनेंस, ये दो स्टॉक मुझे लगता है कि पोजिशनली हमें अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा अगर से मैं टेलीकॉम को देखूं तो टेलीकॉम में मुझे लगता है कि भारती एयरटेल काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक तो आरपूस के अंदर में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो ये क्वार्टर में भी नंबर कंपनी का है वो काफी बेहतरीन थे। तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं 1850 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। ऑन डाउन साइड मैं समझता हूँ 1680 1670 ये जोन है जहाँ पे अच्छा बेस इस स्टॉक ने बनाया। तो भारतीय एयरटेल हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी और एज अ डिस्क्लोजर भारतीय एयरटेल, चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में एपेक्स पीएमएस में बने। वाले शेयर हैं पीएमएस में है इनके पास, और भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये 3 शेयर आप पोजिशनल बेसिस पर खरीदिए। 1-2 दिन का ट्रेड मत लीजिएगा, थोड़ा आपको लंबा समय देना पड़ेगा। 10 दिन या फिर 15 दिन की अवधि से अगर आप लेंगे तो आपके टारगेट शायद आते हुए इसमें देख सकते हैं। 1780 के टारगेट है भारतीय एयरटेल के लिए, बजाज फाइनेंस के लिए 9,500 रुपए तक के टारगेट्स हैं। शिवांगी, आप बताइए, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या ट्रेड करें अभी? शिवांगी प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको। जी बिल्कुल, मेरे रडार पे है एसबीआई कार्ड्स। पिछले 2 दिनों के प्राइस वॉल्यूम सर्च के बाद काफी अच्छी फॉलो अप बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। पिछला एक 850 का एक रेजिस्टेंस जोन्स हुआ करता था, जो कि 2 बार से स्टॉक नहीं निकाल पा रहा था, वो क्लस्टर जोन्स को सरपास करते हुए दिखा है स्टॉक। और वीक ऑन वीक बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 हफ्तों से बेस जो है हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि एक इंडिकेशन है कि लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। ये पूरा स्पेस जो है वो काफी अभी मोमेंटम में है, एक बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 900 के टारगेट्स के लिए और 850 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 850 जो पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब सपोर्ट की तरह कामकाज करेगा। तो अब क्लियरली यहाँ पे एक रोल रिवर्सल देखने को मिला है। और ऑफ कोर्स मैं सुबह के ट्रेड को भी रीआइट्रेट करना चाहूंगी भारतीय एयरटेल पे, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है ऐसे बाजार में। और वीकली बेसिस पे एक कंसोलिडेशन के ऊपर हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। लंबी अवधि का भी स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये बोथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के तौर पे काफी अच्छी तरह से प्ले आउट करने की पूरी संभावना है यहाँ पे। तो खरीदारी करें यहाँ पे। जो सुबह की टारगेट्स है उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। 1790 के टारगेट्स अब बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस को भी आगे ट्रेल करें 1690 के एक स्टॉप लॉस के साथ। रुपए का स्टॉप लॉस होगा भारतीय एयरटेल के लिए, 1790 का टारगेट। और हमने देखा है कि 1620 से 1720 की जो जर्नी है ना, एक तरफा तय की है भारतीय एयरटेल ने, और इसमें 6 ट्रेडिंग सत्र की यानी कि तेजी का सिक्सर लगा है और आज भी इसमें तेजी देख रहे हैं। एसबीआई कार्ड की खूबसूरती है कि 2 दिन बहुत तेज रफ्तार से शेयर चला और कहीं भी कोई शेडिंग नहीं आ रही ऊपरी स्तरों से, आज भी उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। 900 रुपए के टारगेट होंगे उसमें शिवांगी की तरफ से। रचित जी, आप बताइए, आपकी नजर कहां गई है और आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, मेरा एक कंसेप्ट है कि अब अगर निफ्टी को यहां से मोमेंटम लेना होगा तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का सपोर्ट बहुत जरूरी बनता जा रहा है। और जब मैं बैंक निफ्टी के ऊपर नजर डाल रहा हूं तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक अब एक बहुत अट्रैक्टिव पोजीशन पे दिख रहा है, तो ट्रेडिंग बेट के लिए भी। और अगर आप एक हफ्ते के लिए इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल की तरह से अगर लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। एक स्टॉप लॉस होगा आपका 1244 रुपए का, और यहां से टारगेट आपको सीधा 1286 रुपए का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर ये 1300 लेवल भी क्रॉस करता हुआ आपको देख सकता है। 1284 और उसके बाद 1300 के टारगेट आईसीसी बैंक के लिए।
शुरुआत अच्छी की 1% की तेजी के साथ। निफ्टी का ये टॉप गेनर भी हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मेटल शेयरों ने शुरुआत अच्छी की थी ना, वो अपने गेंस को गंवा रहे हैं। आप देखिए टाटा स्टील 0.5% ऊपर बस है, हिंडाल्को में भी आपको 0.5% की ही तेजी दिखेगी। तो ऊपरी स्तरों से थोड़े हल्के होते हुए दिख रहे हैं, मतलब शुरुआत अच्छी की, उसके बाद वहां पर टिक नहीं पा रहे हैं। आशीष जी, एक सवाल आपसे जरा पूछेंगे, ये आप पीएमएस में क्या मेटल स्टॉक्स को आप जगह देते हैं, अगर आप पीएमएस के हिसाब से अगर कुछ प्लानिंग करते हैं तो? देखिए अभी तक हमने मेटल्स में एक्सेप्ट लॉयड एसएमई जो कि हमारे पोर्टफोलियोज में काफी लंबे समय से बना हुआ है और काफी बड़े गेन्स पे भी हम इस पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा हमने किसी दूसरे मेटल स्टॉक्स में अभी तक पोजीशन नहीं ली है, और लॉयड मेटल्स को भी लेने का कारण थोड़ा ये था कि वहां पर पे उनके खुद के आयरन ओर के रिजर्व थे और क्वालिटी ऑफ जो ओर है वो काफी अच्छा था, तो जिसकी वजह से रियलाइजेशंस काफी अच्छे आ रहे थे। तो जो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज लंबे समय की थी वो काफी अच्छी थी, जिसके चलते ये स्टॉक हमने चुना था। बट इसके अलावा हम जनरली मेटल से दूरी बनाए रखें, उसके 2-3 कारण है। एक तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है पूरे मेटल्स के अंदर में, और वहां पर पे अभी देखेंगे आप तो इकोनॉमिक रिकवरी जो थी वो कहीं ना कहीं काफी पैची थी, जिसके चलते हमें जो कंजम्पशन या जो डिमांड थी एक तरह से वहां पे आती हुई देखने को नजर नहीं आई। दूसरा, हमारे यहाँ पर पे भी थोड़ा सा जो ये ड्यूटी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं डंपिंग काफी हो रही थी, और जिसके चलते हमारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशंस में तकलीफ आ रही थी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो वोलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा थी, जिसके चलते हम मेटल से इस समय पे दूरी बनाए रखे हुए। और मुझे लगता है कि अगर से हमें प्ले करना भी होगा या देखना होगा तो हम हिंडाल्को जैसे स्टॉक देखेंगे, जहां पर पे कंपैरेटिवली आपके जो रियलाइजेशन है वो बेटर है और काफी ज्यादा वहां पर पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हुआ है। तो हिंडाल्को फिर भी एक प्रेफर्ड चॉइस रहेगी, बट इस समय पे हमारी पोजीशन लॉयड एसएमई के अलावा किसी दूसरे मेटल के स्टॉक के अंदर में नहीं है। हियर यू देयर एंड आशीष जी, साथ ही बाजार खुलने से पहले आईसीआईसीआई बैंक पर आपने अपना पॉजिटिव आउटलुक जताया था और स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला है। बैंक्स फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस आपके और रचित दोनों के रेडार पर था, वहां पर भी मोमेंटम के साथ इस वक्त कामकाज तो नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट डे हाई पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त, लेकिन बाजार की स्थिति शुरुआत जिस तरह से नजर आई थी वहां से और ज्यादा गिरावट गहराती हुई, मिड कैप स्मॉल कैप में कमजोरी, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स अगेन गेन्स जो है वो फ्रिजल आउट करते दिखा रहे हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स जहां हम बात कर रहे थे आशीष जी, दो और स्टॉक पर्टिकुलर कैटेगरी से ही, कोटक महिंद्रा बैंक और साथ ही श्रीराम फाइनेंस, दोनों पर आपका टेक जानना चाहेंगे, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के लिए आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर जो सख्ती या रोक थी वो खत्म की है, एंड लिटरली 10 महीने के बाद ये रोक खत्म की गई है, जिसके ठीक बाद कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो कल फोकस में भी था, आज वॉलेटाइल मूव जरूर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस में एक्शन के साथ कामकाज है। बिल्कुल सही कहा मानसी आपने। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पैसे का जो फ्लो है, मनी फ्लो, वो किस तरह से हो रहा है। आप अगर से इस मंथ का या जनवरी मंथ का पूरा म्यूचुअल फंड का डेटा देखेंगे तो आप 3-4 चीजें मुझे बड़ी ऑब्जर्व करने की है। सबसे पहले बात, जो मंथली सिप्स है उसके अंदर में हल्की सी कमी आती हुई नजर आई है। जहां पहले 26,500-600 करोड़ का मंथली सिप था वो थोड़ा सा डिप होकर 26,400 पे आया है। दूसरा, जो आउटस्टैंडिंग सिप नंबर्स हैं उनके अंदर में भी थोड़ी डिप हमें देखने को मिली है। इसका मतलब काफी जो सेफ अकाउंट्स है वहां पे क्लोजर भी देखने को नजर आया। तीसरा, थीमेटिक फंड्स के अंदर में मंथ ऑन मंथ एक बड़ा ड्रॉप देखने को नजर आया। तो अभी तक एक बड़ा ट्रेंड बना था थीमेटिक, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनके अंदर में जो पैसे का कंटिन्यूस एक फ्लो नजर आ रहा था वो वहां पर पे एक डिप आपको देखने को नजर आई। तो इसका मतलब क्या है कि अब बाजार कहीं ना कहीं उन सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहा है जहां पर पे अर्निंग्स क्वालिटी अच्छी थी, जहां पर पे वैल्यू थी। बट स्टॉक्स ने पिछले 3-4 सालों में कोई बड़े आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया या मार्केट के साथ भी कोई बहुत अच्छी चाल नहीं दिखाई। और उसके अंदर में सबसे पहले आया पूरा बीएफएसआई स्पेस, जो कहीं ना कहीं रिलेटिवली बहुत बड़ा एक अंडर परफॉर्मेंस ब्रॉडर मार्केट के सामने में दिखा रहा था। अब क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन की कंफर्ट है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, क्रेडिट कॉस्ट कंपैरेटिवली लोअर है, नेट एनपीएस के नंबर बिलो 0.5% पे है और स्टॉक्स 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे थे। तो अब वहां पर पे मुझे लगता है फ्लो ऑफ मनी होना शुरू हो चुका है, और जिसका बेनिफिट क्लियरली आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स को मिलेगा। और एनबीएफसीज में जैसे मैंने कहा बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस भी इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस जो स्टॉक है वो वैल्यूएशन कंफर्ट में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने भी अपनी बुक्स को काफी डाइवर्सिफाई किया है, फ्रॉम जस्ट व्हीकल फाइनेंस टू अब दूसरे भी जो भी सेगमेंट है वहां पर भी अच्छे खासे बिजनेस की ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है। तो ये स्टॉक भी मेरा मानना है 520 रुपए पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है, और थोड़ा शायद समय लगेगा बट इसके अंदर भी हमें लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छी
अपटिक देखने को नजर आएगी। तो ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। जैसे हमने कहा, एक अच्छी खासी ओवरवेट पोजीशन पे है बीएफएसआई स्पेस में हमारे पूरे पोर्टफोलियोज के अंदर में। इस पॉइंट इन टाइम अगर आप देखें, बाजार और इंडेक्सेस पर नजर होनी चाहिए क्योंकि गिरावट और ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। शुरुआत भी कह सकते हैं कि फ्लैट ही हुई थी, भले हरे निशान के साथ खुले मेजर इंडेक्सेस, चाहे बेंचमार्क्स हो या ब्रॉडर मार्केट्स, लेकिन खुलने के साथ ही वो गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए दिखे। इस वक्त अगर आप देखें पॉइंट वाइज सेंसेक्स में 300 अंकों का करेक्शन देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी करीब 200 अंक बिखरता हुआ, निफ्टी में करीब 100 अंकों की गिरावट हाथ लगी है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप 300 से लेकर 400 अंक टूटते हुए नजर आए हैं। तो क्लियरली बाजार में वॉलेटाइल मूव्स और साथ ही फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। 15 के लेवल्स के इर्द गिर्द ही ये ट्रेड करता हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर समझेंगे, मेटल, आईटी, ऑटो, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ये हैं जो कि बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन एनर्जी और साथ ही फार्मा डिफेंसिव के तौर पर जो काम करते हैं, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, वहां से इस वक्त कमजोरी के साइंस नजर आते हुए लाल निशान के साथ ये इंडेक्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच रियल एस्टेट काउंटर्स, रचित डीएलएफ पर एक टेक आपका जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इस वक्त अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर मेजर प्लेयर्स लाइक डीएलएफ की बात करें, ऑलमोस्ट 1-1.5% के गेन्स हैं। क्या इन गेन्स पर टेक्निकली कोई कन्विक्शन बन रहा है? देखिए, अभी एज ऑफ नाउ रियल एस्टेट में कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को नहीं मेरे को लग रहा है। तो मैं बेटर यही कहूंगा कि आप इससे थोड़ा सा दूर रहें। और कुछ कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं जिसके कारण से रियल एस्टेट अभी आउट परफॉर्म करता हुआ मुझे पर्सनली नहीं दिख रहा है। एज ऑफ नाउ मेरा सजेशन यही रहेगा कि इनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। वॉच और बाजार की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इस वक्त मार्केट को वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए और बिल्कुल सोच समझकर काम करना। और हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस जो है उसे बिल्कुल मानकर चलें क्योंकि इन वॉलेटाइल सिनेरियोज में ये एडवाइस ही है जो आपके लिए ज्यादा काम करेगी। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात एक बड़ा इवेंट और इस इवेंट की चर्चा भी हमने की। इसमें एनर्जी, डिफेंस, एआई, सेमीकंडक्टर पर करार और इन सारी चीजों पर, इन सारे क्षेत्रों पर बातचीत होती हुई दिखी। एचएएल के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहूंगी। शिवांगी, आपसे राय जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बजट से ठीक पहले सरकारी कंपनियां, डिफेंस, इन तमाम की बात कर रहे थे। बजट के बाद मानो फ्लैट लेवल्स पर डिफेंस क्षेत्र ट्रेड कर रहा था। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही कामकाज है, लेकिन ताजा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट की माने 4958 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं एचएएल में। आपकी राय क्या कहती है? एचएएल की अगर हम बात करें, पिछले 9 महीनों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो परसिस्ट होते हुए दिखा है। अब कोई भी छोटे बहुत बाउंसेस में हमने देखा है कि रिकवरी जो है वो सस्टेन नहीं हुई है। इनफैक्ट इस स्टॉक का नेचर ही ऐसा हो गया है कि 2-3 दिनों चलने के बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और वापस गिरावट देख रहे हैं हम। कंसिस्टेंटली अपने 50 डेमा के नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ तो नहीं नजर आ रही है। ऑफ कोर्स अपसाइड जो है वो कैप्ड रहेगी। एक बेस फॉर्मेशन जरूर हम कह सकते हैं। तो पेन पॉइंट ज्यादा ग्रेव नहीं है यहाँ से, बट ऑफ कोर्स अपसाइड जो है वो अभी भी कैप्ड नजर आ रहा है। तो जो रेजिस्टेंस है वो मेरे हिसाब से 3750 के आसपास है। और जो सपोर्ट के तौर पे 3600 के एक लेवल्स को हम अहम समझ सकते हैं। खैर, मार्केट को खुले हुए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं। 20 मिनट के अंदर करीब 100 पॉइंट की निफ्टी जा चुकी है। एक्चुअली में देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा खो चुका है। बैंक निफ्टी तो 200 पॉइंट ऊपर था, अभी दोनों लाल निशान में है। तो इसलिए ये जो मेथड है ना कि अभी आपको पक्का तो कुछ भी नहीं है बॉस, कुछ भी पक्का नहीं है। अब आप कितने खुश थे कि भी गैप अप मिल रहा है 80 पॉइंट का, कितना बढ़िया है। और ये बात हम सुबह से आपको नोटिस करा रहे हैं कि सर, मैम, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, ना इस 80 पॉइंट से खुश हो जाओ, ना इस 80 पॉइंट से। मैं तो कई बार बोलता हूँ ना, मुंह में पानी लाओ ना आंखों में पानी लाओ। आंखों में पानी आएगा तो डिप्रेशन होगा, मुंह में पानी आएगा तो मुंह ललचाएगा। दोनों में मत लाओ, शांति से बैठ जाओ, सूखे सूखे बैठो इस समय बॉस। जो जितना सूखा बैठेगा ना उतना खुश होकर बैठेगा। आशीष भाई ठीक बोल रहे हैं ना आंखों में पानी आना चाहिए, डिप्रेशन हो जाए इतना ज़्यादा कि जी फंस गए, मर गए, ना मुंह में पानी है, ललचाता हुआ मार्केट ऐसा दिखे। शांति से बैठो ना। अच्छा, राइट, बाय राइट एंड सिट टाइट। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड डिम्पी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक बड़े कठिन समय को किस तरह से निकालने का एक तरीका है वो बताया। और ये
बिल्कुल सही है कि देखिए मार्केट का पार्ट है, जब आपको बुल होना पड़ता है, बियर होना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा भी समय होता है जब साइड में बैठना पड़ता है। तो ये वो समय है जहाँ पे आपको थोड़ा साइड में बैठना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज का वेट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा ओवरवेट अपने लार्ज कैप पोर्टफोलियोज को रखना चाहिए। स्मॉल मिड कैप में जो पेन है उसको बचने का एक तरीका, और अगर से आप वो नहीं कर सकते तो कंप्लीटली एक साइडवेज साइड में बैठ करके ऑब्जर्व कीजिए, और बाजार हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, थोड़ा समय देंगे तो वापस से नई अपॉर्चुनिटीज आने में भी देरी नहीं लगी। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, हम कई बार ये कहते हैं कि मार्केट जो है भाव और भावनाओं का खेल है। भाव स्क्रीन पर दिखते हैं, भावनाएं आपके पास रहती हैं, इसको कंट्रोल करो। मार्केट आपकी भावनाओं से खेल रहा है। अभी अभी बताता है कि अभी चला अभी चला अभी चला, नहीं चलता। अभी टूटा नहीं टूटता। तो ये जो अभी चला और अभी टूटा वाला कंसेप्ट है ना, इससे बाहर निकल जाओ। मैं खुद डीलिंग रूम से निकला हूँ, इन्हीं हाथों से सौदे पंच के मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्या चलता होगा, या स्क्रीन देखकर आपके मन में क्या आती होगी बात। मेरे से ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है सर, मेरे तो कानों में आवाज़ आती थी, मैं सौदे पंच करता था अपने हाथों से। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिर भी थोड़ा मार्केट के अंदर ध्यान रखो। विक्स उस जगह पर आके खड़ा हुआ है कि बहुत नाजुक दौर है, इतना हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट कवरिंग नहीं आ रही है। अच्छा, इस सबके पीछे की पूरी कहानी पता है क्या है? FIs लेड मार्केट नहीं है, FIs एब्सेंट है। एक बीमारी है, मतलब 1000 बीमारी समझो, उसकी एक ही दवाई है, वो FIs ले आओ ना। अब मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आप 1 महीने तक इन्फ्लेशन की बात नहीं करोगे, आप 1 महीने तक ये बात नहीं करोगे कि टैरिफ को लेकर क्या चीज़ चल रही है। वो चीज़ ले आओ जो एक्चुअली में मार्केट को चाहिए, वो थोड़ा FIs चाहिए। इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं हम कुछ भी बोलते रहे, बट जब तक FIs नहीं आएगा बात बनेगी नहीं। आशीष भाई, जरा 2-4 शेयर मैं आपसे पता कर लेता हूँ, जरा स्पीड से बताते जाइएगा। पहले जरा लॉन्ग साइड के कुछ ट्रेड है। BSC बढ़िया चल रहा है, बट सर बिना वॉल्यूम का चल रहा है, कितना ट्रस्ट करें? आशीष जी नहीं है क्या? अभी थैंक्स हुए? ओह ठीक है, आशीष भाई तो नहीं हो गया। रचित, आप जरा बताइएगा, BSC बिना वॉल्यूम के आज हरे निशान में है, ट्रस्ट करना है कि नहीं? 54, 51 जब तक ये लेवल BSC नहीं तोड़ेगा तब तक BSC में कोई फ्रेश एंट्री की एडवाइस नहीं देनी होगी। क्या BSC नो एडवाइस? देखते देखते देखो मार्केट फिर से एक झटका मारा और उसने 30 पॉइंट ऊपर लेके आया है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मार्केट शैलो है और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे करेगा। आप अपने आप को सिट टाइट करके बैठे रहो, चीज़ें अपने आप से दुरुस्त होती जाएंगी, देखेंगे फिर क्या होगा। अभी कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाना। शिवांगी, 2 शेयर आपसे भी हैं, जरा एक जरा विप्रो चेक करना, बिना वॉल्यूम के आज ये भी हरे निशान में खड़ा है, ट्रेड बनता है कि छोड़ दें? इसमें अगर हम देखें तो यहाँ ज़्यादा कुछ फ़ॉलो अप नहीं देखने को मिल रहा है डिम्पी। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो कहीं न कहीं एक लैकलस्टर मूव में है। हालाँकि मंथ ऑन मंथ बेसिस एक अच्छी यहाँ पे कंसिस्टेंटली अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। बट जो इंट्राडे मूव्स है वो इतने सस्टेनेबल नहीं है। स्पेशली पिछले 8 से 10 दिनों से हमने देखा है कि हायर जोन्स पे टिक नहीं पा रहा है, इंट्राडे हाई को रिस्पेक्ट नहीं करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, जल्दबाजी ना करें। इस पूरे स्पेस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, तो कुछ एक सेक्टर टेलविंड भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है शिवांगी, एक शेयर आप जरा चेक करना, इसमें आपके इंटेलिजेंस की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है हमको, वो है कोलपाल का शेयर। आप जरा चेक करो कोलपाल, डेली चार्ट लगाना, डेली के अलावा आवरली भी चेक कर लो, जब तक मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये शेयर करीब 3700 रुपये से टूटता हुआ नॉन स्टॉप आज 2400 रुपये का है, यानी करीब 1200-1300 रुपये तोड़े हैं इसने आज पहली बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन की बैक टू बैक गिरावट के बाद आज पहली बार हरी कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब थोड़ी एनगल्फिंग होगी, हिम्मत तो जुटा रहा है कि भाई अब मैं और नहीं टूटूंगा। क्या हमको प्लस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी कोलपाल या फिर पूरे इस कंजम्पशन या एफएमसीजी स्पेस की बात करें यहाँ पे, तो एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है वो मेरी राय में है टाटा कंज्यूमर। बट कोलपाल की अगर हम टेक्निकली बात करें तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो है पिछले 4 महीनों से काफी गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट इंटेंसिफाई हुआ है इस महीने गिरावट। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि प्लस में है स्टॉक, बट काफी सस्टेनेबल तो नहीं नजर आ रहा है। पिछले 10 दिनों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बने हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो टेक्सचर जो है इस काउंटर में नहीं पॉजिटिव नजर आ रहा है।
कॉन्ट्ररी टू दैट टाटा कंज्यूमर जो है वो काफी स्टेबल स्टॉक है और पिछले 10 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में। हालांकि 1010 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, बट काफी अच्छी तरह से इसने होल्ड किया है इसको, और वीकली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी अप मूव हमने देखी है पिछले 7 से 8 हफ्तों में। तो अगर इस स्पेस में हमें जाना ही है तो ये स्टॉक जो है वो बेटर प्लेस्ड है एज कम्पेयर टू द रेस्ट। ठीक है, हालांकि मैं शॉर्ट्स के शेयर पता नहीं करना चाहता, लेकिन डिलीवरी को ना जाने क्या हो गया है। डिलीवरी, हाँ, DELHI, पहले दिल्ली लिखो फिर वेरी लिखो, डिलीवरी, ठीक। तो ये करीब 2.5% आज भी नीचे है, ये तो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। रचित, एक चीज़ बताइए, जिनके पास पोजीशंस पड़ी है उनको कितना और धैर्य रखना पड़ेगा? मैं नए वालों की तो बात ही नहीं बोल रहा बॉस, नए वालों को ये शेयर नहीं है, नए वालों के लिए और शेयर है। आप बताओ सर, जिनके पास पड़ा है और बेचारे दुख में हैं, वो कितना और दुख देखेंगे अभी? तो देखिए, ये स्टॉक करंटली कहीं भी दुख खत्म करने को तैयार होता हुआ नहीं दिख रहा है, और मैं समझता हूं कि अगर इस पे कहीं सपोर्ट भी आएगा तो वो अराउंड 224 लेवल्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो फॉल चालू हुआ है वो अरेस्ट होने का एक पॉइंट अभी 224 पे ही आ रहा है। अगर वहां पे अरेस्ट होता है तो फिर वापस देखा जाए कि क्या सिचुएशन होती है, एवरेज करे क्या करे, वहां तक अभी इससे दूरी बनाए रखें। और अगर आपकी पोजीशन है फॉर द टाइम बीइंग होल्ड करें, बहुत ज्यादा करेक्ट कर गया है, थोड़ा सा करेक्शन अभी और बाकी दिख रहा है। करेक्शन अभी और बाकी है डिलीवरी के शेयर में। आज फिर से हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का मूव थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और पिछले 5 में से मैं 4 दिन का डेटा चेक कर रहा हूं तो उसमें मैं देख रहा हूं कि मिड कैप 100 इंडेक्स 5 में से 4 दिन गिरा है। कल हल्की सी बाइंग थी 0.25% की, लेकिन आज फिर से वही स्थिति है, तो गिरावट का ट्रेंड यहां बरकरार है और 50,500 के आसपास जाकर निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 60,000 के आसपास के भी हमने स्तर देखे और वहां से लगातार बिकवाली का माहौल है। स्मॉल कैप की बात करें तो प्रेशर वहां पर भी है, निफ्टी का स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लेकर आइए, वहां पर भी आपको गिरावट का ही ट्रेंड दिखेगा। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो एडवांस डिक्लाइन के जो रेशियो है वो लगातार टिल्ट हो रहा है कमजोरी वाले खिलाड़ियों की तरफ। करीब 1750 शेयर इस वक्त कमजोरी वाले हैं और उसके मुकाबले सिर्फ 600 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और वो तब जब लोअर लेवल से थोड़ा सा निफ्टी सपोर्ट लेकर ऊपर आए हैं। 23,050 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें हल्की सी बढ़त है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई थी, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ को इन्होंने गंवाई है। शिवांगी, ITC पर जरा आपसे व्यू जानना चाहेंगे। लोअर लेवल से रिकवरी वाले फेज में ये भी शेयर है, 400 रुपए के आसपास आकर सपोर्ट लिया, वहां से चलने की कोशिश कर रहा है। कितना कन्विक्शन है आपका इसकी चाल को लेकर? किसी ने पिछले हफ्ते ही ब्रेकडाउन दिया है और काफी एक हमने देखा कि जो गिरावट है वो इस हफ्ते भी इंटेंसिफाई होते हुए दिखी। फॉलो अप गिरावट जो है वो देखने को मिला है। तो ओवरऑल ये स्टॉक जो है वो थोड़ा वीकनेस में ही है। एक सपोर्ट, इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है 420 का, तो यहाँ पे थोड़ी और वेट एंड वॉच करने की राय रहेगी मेरी। जल्दबाजी ना करें। वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े शॉर्ट साइड में ज्यादा ऐड हुए हैं। आज थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, बट हमें ये देखना होगा कि 420 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए नजर आता है फिर हम यहाँ बाय ट्रेड ले, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होने हो सकता। ITC को लेकर ये व्यू, कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर आप इलेक्ट्रिकल गुड्स कह लें ज़्यादा बेहतर होगा, उन स्टॉक्स में आज हम थोड़ी तेजी देख रहे हैं। हैवेल्स में, KEI इंडस्ट्रीज में आज थोड़ी थोड़ी सी बाइंग है, लोअर लेवल से थोड़े ऊपर आते हुए शेयर दिख रहे हैं। एक बार जरा रचित आप व्यू देंगे। हैवेल्स को हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुआ, ये शेयर 1660 वाला शेयर 1560 के आसपास आ गया, अब सपोर्ट लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। चल पाएगा हैवेल्स? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही समय पे बहुत सही स्टॉक देखा है, और बिल्कुल हेवल्स यहां से एक टर्न अराउंड आपको दिखा सकता है। और इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकता है अराउंड 1600 लेवल्स इसको मिले, बट मैं समझता हूं कि अब ये 1600 लेवल्स जैसे ही ब्रीच करेगा आपको बहुत कंफर्टेबली ये 1760 का लेवल भी दिखा सकता है। तो यहां पे अगर आप पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, स्टैगर्ड मैनर में करें, अराउंड 40% ऑफ व्हाटएवर मनी यू वांट टू डिप्लॉय यहां करिए। 1600 ब्रीच करेगा तो उसके बाद और फंड डिप्लॉय करके 1760 के लेवल्स
के लिए आप ट्रेड बेट ले सकते हैं। 1760 के लिए 1550 के आसपास है, यानी कि यहाँ से 200 रुपए तक के ऊपर के टारगेट, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा हैवेल्स को। ये राय है रचित की। एफएमसीजी में थोड़ी थोड़ी सी बाइंग है, एचयूएल, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले ब्रिटानिया, ये 5 जो शेयर हैं ये निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स हैं ये, और डिफेंसिव्स की तरफ टिल्टेड है मामला, ये साफ साफ बाजार को देख के पता चल रहा है। आज चुनिंदा फार्मा में हम कमजोरी देख रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में आज नरवी है, सिप्ला का शेयर भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और मणप्पुरम के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि मुथूट का भी थोड़ा सा मूड खराब है, 3% गिरावट मुथूट में भी हमें देखने को मिल रही है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है, कहां पर उनकी नजर गई है। बाजार खुले हुए पूरे के पूरे 30 मिनट हो गए हैं। नूरेश मेरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूरेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या स्पॉट किया आपने, क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं अभी? तो अभी भी काफी डिफेंसिव रहूंगा, क्योंकि ट्रेंड में मोमेंटम अभी भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, रिवर्सल साइंस नहीं है। तो सबसे पहले बाई रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ 2310 टारगेट 2380 का, और दूसरा सेल होगा इंफोसिस पर जहां पे एक ब्रेकडाउन है और कंटिन्यूस सेलिंग है। स्टॉप लॉस होगा 2630, टारगेट होगा 2500 का। 2500 का टारगेट, ठीक है। ये 2 शेयर आपके रडार पर होने चाहिए, एम्फेसिस, और गिरेगा यहां से आधे % के आसपास की नरमी है। एचयूएल में बाइंग की सलाह है, और निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शेयर शामिल है। 2380 रुपए के टारगेट के लिए आपको इसको खरीदना है, एक बाई का शेयर और एक शॉर्ट का शेयर आपके लिए नरेश की तरफ से। एक और शेयर जरा चेक करते हैं, मुथूट को जरा फिर से एक बार जरा चेक करते हैं। शिवांगी आप जरा बताएंगे मुथूट में क्या करना चाहिए? ये आज का जो डिप है क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर और प्रॉफिट टेकिंग आएगी शेयर में? अभी मुथूट की बात करें तो ये सेक्टर तो काफी पॉजिटिव है, बट ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक में आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। कल के एक प्राइस वॉल्यूम सर्च को जो हमने देखा वो आज बिल्कुल रिवर्स होते हुए दिखा है। तो पूरा जो गेन्स था कल का वो वाइप आउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2330 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक। हालांकि लंबी अवधि की अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर हम बात करें तो काफी पॉजिटिव है, स्टॉक बने रहने की सलाह रहेगी, पर ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा और हमें डिप देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो हम यहाँ पे आराम से 2400 तक के लेवल्स देख सकते हैं, पर 2180 का एक सपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के लिए। 80 रुपए पर सपोर्ट लेना चाहिए, उसको मान के आप स्टॉप लॉस आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, और ऊपर और आपको अच्छे लेवल्स दिखा सकता है मुथूट फाइनेंस का। रियल एस्टेट में आज आप सिलेक्टिव बाइंग देख रहे हैं, कल भी सिलेक्टिव बाइंग थी, आज भी हम कुछ चुनिंदा शेयर चढ़ते हुए देख रहे हैं। दिग्गज डीएलएफ की बात करें तो 1.25% के आसपास की तेजी है। कल स्थिरता वाला दौर था, आज चलने की शुरुआत करता हुआ ये शेयर दिख रहा है। नूरेश जी डीएलएफ भी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ है पहले, और कल संभला, आज चल रहा है। स्ट्रेंथ पर कितना यकीन करें? क्या तेजी का सौदा लें या फिर अभी रियल्टी स्टॉक्स को अवॉइड करें? काफी करेक्शन हो चुका है स्टॉक में, तो ये लेवल्स पे बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम देखें इलेक्शन डे पे भी 680 का बॉटम बना था, 680 के आसपास से बाउंस बैक हो रहा है, बट मैं वेट करूंगा जब तक ये सस्टेन नहीं करता, इंडेक्स में भी मूव सस्टेन करे, फिर डीएलएफ क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, और अगर अब लेना भी है तो 680 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में ही रखा जाए, लेकिन अगर अग्रेसिव बाइंग करनी है तो 680 का स्टॉप लॉस मानकर चल सकते हैं। नरेश जी गुड मॉर्निंग। कुछ ऑटो कंपोनेंट्स इक्विपमेंट्स वाली कंपनियां हैं जो कि इस वक्त रेडार पर आ रही हैं, भारत फोर्ज और साथ ही संवर्धन मदरसन। अगर देखें दोनों स्टॉक्स में हरे निशान के साथ ट्रेड है। आपका आउटलुक डिफेंसिव है, आई हियर यू देयर, लेकिन इन स्टॉक्स में जो इस वक्त तेजी बनी हुई है इस पर आपकी राय क्या होगी? देखे तो एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, और जब से वो 1800-1600 में जब टॉप बना था जून जुलाई से, तब से एक बार भी नया हाई नहीं बना पाया है। बस बात यह है कि 1000 से जो 1050 का लो है, ये एक सपोर्ट एरिया है जो सितंबर 2023 का लो था, जनवरी 2024 का। सो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड
ट्रेड रहेगा, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 1060 का, और ऊपर में 1160 से लेकर 1180 तक का बाउंस बैक हो सकता है आपको मिलती हुई ऑटो कंपोनेंट्स पर। और इस वक्त मार्केट का टेक्सचर जो है वीक हो चुका है। अगर आप देखेंगे बारिंग निफ्टी फार्मा सेक्टर को छोड़ दीजिएगा तो हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कमजोरी के साइंस जो हैं बिल्कुल नजर आ रहे हैं। बिकवाली का दबाव यहाँ पर क्लियरली। ब्रॉडर मार्केट्स बेंचमार्क्स में भी गिरावट है। रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक, एनर्जी, ये कुछ प्लेयर्स हैं। फार्मा भी इस वक्त देखिए, फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की हालत भी सेहत भी खराब होती हुई ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स डाउन। सो यहाँ से भी कोई रिस्पाइट इस वक्त मार्केट को नजर नहीं आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल कमजोर, इंडेक्स स्पेसिफिक भी इस वक्त सेंटिमेंट्स गड़बड़ाए हुए। एफएमसीजी टू सम एक्सटेंट और आईटी कुछ हद तक चुनिंदा प्लेयर्स इन दोनों सेक्टर्स से हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कमजोरी के साइंस यहाँ डेवलप होते हुए। शॉर्ट साइड कहाँ पर ताजा बिकवाली, और सबसे ज्यादा बिकवाली हावी हो रही है इन कैंडिडेट्स पर। एक बार अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पर आईजीएल, एमजीएल के काउंटर्स में गिरावट हाथ लगी है। इसके अलावा अगर आप देखें एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। और क्लियरली यहाँ पर जियो फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं, आरबीएल बैंक, बैंक्स फाइनेंशियल्स भी अछूता नहीं है, वहां से भी गिरावट हाथ लगी है। बैंक्स फाइनेंशियल्स में शुरुआती तेजी हम देख रहे थे रचित, लेकिन इस वक्त डाउनसाइड विजिबल है। गिरावट में क्या छोटी मझौली बैंक या लार्जर प्लेयर्स में कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटीज बन रही है आपके हिसाब से, या फिर दूर रहेंगे? ये एक अकेला ऐसा सेक्टर है जिससे दूरी बनाए रखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और मैं समझता हूं, क्योंकि अभी आपके शो में ही हमने बात भी करी थी कि अगर निफ्टी को चलना होगा तो बैंक निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको चाहिए ही चाहिए। और हमने जो स्टॉक्स कवर किए हैं आज आपके चैनल पे, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, और आशीष जी जो मेरे पहले आए थे वो भी कुछ ऐसे ही सेक्टर्स, ऐसे ही स्टॉक्स की बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूं बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये जरूर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट करे बिफोर टेकिंग अप मूव। मगर हाँ, ये बात है कि अब मेरी समझ से दे आर वेल पॉइज्ड, और यहां से आप अपनी सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग एक एसआईपी मोड में चालू कर सकते हैं। बाजार खुलने से पहले जिन स्टॉक्स का जिक्र हमने इसी स्पेस में किया था, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स पॉजिटिवली कमजोर बाजार में भी रिएक्ट कर रहे हैं। सो वी गिव इट टू यू देयर रचित, एंड ऑफ कोर्स आशीष जी की भी राय यहाँ पर बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस के चैंपियन हमारे इस सेगमेंट का रुख करते हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। अजीत, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। सो देखिए, जिस तरीके से अभी मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन हम यही देख रहे हैं, वोलेटाइल स्विंग्स, फ्लैट क्लोजिंग। आज भी जो शुरुआत है उसी तरीके की देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रह के बेटर अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। तो जैसे कि ऑटो स्पेस में भी अगर आप देखेंगे तो मिक्स ट्रेंड चल रहा है। वहीं पे मारुति अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड हाई से एक अच्छी करेक्शन, और अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास पिछले 2 दिनों में एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन, और आज की मार्केट में भी एक आधे % की गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिकेशन है कि रिकवरी का टोन आपको देखने को मिल सकता है। ग्रेजुअली स्टॉक अपना रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ सकता है। तो यहाँ 12800 वाली जो कॉल है वो करीब 138 के पास ट्रेड कर रही है। इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। 80 का स्टॉप लॉस रहेगा 250 तक के टारगेट्स के लिए। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। मारुति 12800 की कॉल खरीदने की राय 138 रुपए पर ही आपको मिल जाएगी। लक्ष्य 250 के, इसके स्टॉप लॉस 80 का मेंटेन करना होगा। वर्कआउट करने पर 5600 अधिकतम मुनाफा हो सकता है, और साथ ही अगर ये डाउनसाइड या रिवर्स हो जाती है तो 2900 का अधिकतम नुकसान होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से बात कीजिए, जांचें परखें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। कुछ और स्टॉक्स जहां पर इनफैक्ट नरेश जी ने भी शुरुआत में एफएमसीजी पैक पर अपना भरोसा जताया था। रचित, एक राय आपसे भी जानना चाहेंगे। नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, कुछ और काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कमजोर बाजार में भी। कोलपाल भी देख लीजिए, ऑलमोस्ट आधे से 1% तक की तेजी, लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी वॉलीटाइल हैं, लेकिन एफएमसीजी की इस तेजी पर क्या कहेंगे?
देखिए एफएमसीजी की तेजी मेरी समझ से बरकरार रहनी चाहिए और इस स्पेस से अगर आप कोई पर्टिकुलर काउंटर बोलेंगे जिसमें अब एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है तो उसमें हम ब्रिटानिया को अपने रेडार पे रखेंगे। करंट लेवल्स पे भी ब्रिटानिया बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये अपना 4820 के आसपास या 4800 के आसपास सपोर्ट मेंटेन कर लेता है तो यहां से एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी स्पेस अगर आप देख ही रहे हैं तो ब्रिटानिया एक बहुत ही वेल पोजिशन काउंटर दिख रहा है। ब्रिटानिया और HUL पर भी नरेश जी का भरोसा था। सो FMCG पैक कंजम्पशन स्लो एंड इवेंचुअल और ये वही सेक्टर है जहां पर हम अपमूव्स नहीं देख पा रहे थे क्योंकि रूरल और साथ ही अर्बन डिमांड दोनों जब एक साथ मिलेंगी तब FMCG सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। एंड ये एक सेक्टर है जो कि बजट के बाद अच्छा खासा एक्शन अब दिखाना शुरू कर चुका है। स्लो एंड इवेंचुअल अपमूव्स जो हैं कंजम्पशन में नजर आते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। L&T टेक्नोलॉजीज नरेश जी ऑलमोस्ट 0.5% गेन्स शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स में वन ऑफ द प्लेयर इस वक्त हम देख रहे हैं। 5064 के लेवल्स पर टेक्निकली क्या राय होगी? जो हिसाब से करेक्शन हुआ है लास्ट कुछ दिनों में अवॉइडेबल ही रहेगा क्योंकि माइनर बाउंस है तो एज ऑफ नाउ अवॉइड करूंगा। चार्ट पैटर्न ICICI प्रूडेंशियल पर नजर आ रही है। शॉर्ट कवरिंग यहां पर भी होती हुई 595 के लेवल्स पर 0.5% 1% गेन्स ICICI प्रूडेंशियल। रचित ये सवाल आपके लिए। I'm so sorry, थोड़ा सा वॉइस कट हो गया था। ICICI प्रूडेंशियल पे अगर आप नजर डालें एक अपसाइड आपको अभी देखने को मिल भी रहा है और टेक्निकली माय सिस्टम जस्ट वेंट बिट स्लो। टेक्निकली देखिए एक अपसाइड आपको इसमें रजिस्टर होता हुआ दिखेगा अगर ये अराउंड 620 के लेवल्स को ब्रीच करके मेंटेन करता है तो आपको एक डिसेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। तब तक ये काउंटर आपका वेट एंड वॉच पे ही रहेगा और 620 अगर ब्रीच करता है और उसके बाद आपको एक अपसाइड देखने को मिलता है तो अराउंड 670 और 720 के दो टारगेट्स के लिए आप इसमें एक ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, आईसीसी प्रूडेंशियल को लेकर ये व्यू। मार्केट देखिए फिर से एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। गेंस को शुरुआत में गंवाया, उसके बाद अब रेंज में उथल पुथल थोड़ी थोड़ी हो रही है। निफ्टी बिल्कुल सपाट है, 4-5 अंकों की आपको नरमी दिखेगी और निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें जो गिरावट है वह है 39 अंकों की। मिड कैप में स्मॉल कैप में पेन ज़्यादा है और उसके चलते आपको जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो दिखेगा वो कमज़ोर दिखेगा। 550 शेयर ऊपर, करीब 1900 शेयर इस वक्त कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखेंगे। निफ्टी में सिर्फ एक शेयर ऐसा है जहां पर 1% की तेजी है और वो है टाटा कंज्यूमर का। उसके अलावा HUL, ITC, ब्रिटानिया, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज हम थोड़ी थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में कल भी हमने अडानी एंटरप्राइजेज में कमजोरी देखी, आज वो कमजोरी गहरा रही है, करीब 3% के आसपास की कमजोरी फिर से हो गई है। और इसके अलावा अडानी पोर्ट के शेयर में भी नरमी हमें देखने को मिल रही है। रचित, अडानी स्टॉक्स में कोई ट्रेडिंग व्यू, कोई रडार पर आपके आया है शेयर? सर माफी चाहूंगा, अडानी से थोड़ा सा मुझे डर लगता है। जिस तरीके की डेवलपमेंट्स आते रहते हैं और इंटरनेशनल क्यूज से भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है, मैं पर्सनली थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के चलना ज्यादा बेटर समझता हूं उनसे। ठीक है, जहां से डर लगता है ना वहां से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अडानी वैसे भी थोड़े वोलेटाइल होते हैं, न्यूज सेंसिटिव स्टॉक्स थोड़े ज्यादा होते हैं, तो तमाम लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। दीपक नाइट्राइट हम देखने की कमज़ोर और हो रहा है और इसमें जो 10% का जो शुरुआती सर्किट था वो खुल गया। अब ये 12% की गिरावट हम देख रहे हैं और इसकी वजह यह है कि नतीजे इसके कमज़ोर आए थे, तो गिरावट इसमें और बढ़ती हुई आपको निश्चित तौर पर दिखेगी। ठीक है, इसके बारे में राय नहीं लेंगे, लेकिन एक शेयर जिस पर व्यू लेना चाहेंगे वो है डिक्सन टेक का। डिक्सन टेक में ऊपरी स्तरों से फिर से प्रेशर बनने की शुरुआत हो गई है। शिवांगी जरा चेक करके बताएंगे आप डिक्सन टेक। अच्छा ठीक है, शिवांगी नहीं है, नूरेश हमारे साथ है। नूरेश जी, डिक्सन टेक आज तगड़ी गिरावट 2.5% के आसपास की, रिकवरी आ रही है बट रिकवरी टिक नहीं पा रही है। डिक्सन टेक की दिक्कत अब ये हो गई है।
तो अगर हम देखें सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था लास्ट 2 साल का ऑलमोस्ट 5 to 7x मूव हो चुका है और अभी जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है अगर उसके नीचे 13,800 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो और भी फर्दर वीकनेस आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ 13,800 डाउनसाइड पर ऊपर में अगर 15,500 जब तक क्रॉस नहीं होता है तो साइडवेज से डाउनवर्ड रिस्क ज्यादा है। 15,500 ये दो लेवल आप नोट करके कहीं रख लीजिए और उसको ट्रैक कीजिए। अगर आप इसमें कोई पोजीशन लेना चाहते हैं उसके बाद ही ये दिशा क्लियर होगी। इस रेंज के बाद करीब 1500-1700 रुपए की ये रेंज आपको बता रहे हैं नूरेश जी डिक्सन टेक को लेकर।